बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेरी वेलकम टू 24/9। मैं हूं आपके साथ सीमन हाशमी, आपको खुशामदीद कहूँगी। और अबू सर मौज़म आज मेरे साथ नहीं है, कल इंशाल्लाह वो हमें ज़रूर ज्वाइन करेंगे। आज मेरा और आपका साथ ऑब्वियसली 11 बजे तक रहेगा, जिसमें हम मुख्तलिफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो ओवर द वीकेंड होती रही उस पर डिस्कशंस करेंगे। कोरोना की सूरत हाल पाकिस्तान में क्या है और मौसम जो शदीद सर्द से सर्द होता जा रहा है उस पर भी एक नज़र डालेंगे। सबसे पहले चलते हैं टॉप स्टोरीज की तरफ। ऑपोजिशन जमातें सेनेट इंतखाबात से कबल मुस्ताफी नहीं होंगी। तमाम जमातें सेनेट इंतखाबात लड़ने पर मुत्तफिक। हुकूमत को हटाने के लिए पीडीएम सरगर्म। ऑपोजिशन जमातों की आज इस्लामाबाद में मौलाना के घर अहम बैठक। 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज पर मुशावरत होगी। मरियम नवाज भी लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गई। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद हुकूमत का आवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारी। हुकूमत का बिजली 2 रुपए फी यूनिट महंगी करने का प्लान। वजारत तवानाई ने बुनियादी टैरिफ में इजाफे की समरी तैयार कर ली। फी यूनिट 13 रुपए 35 पैसे से बढ़कर 15 रुपए 35 पैसे हो जाएगा। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम और स्टाफ का कोरोना टेस्ट क्लियर करार। मेहमान टीम ने कराची जिम खाना में प्रैक्टिस की। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट 26 जनवरी को शुरू होगा। और उर्दू अफसाना निगारी को जला बख्शने वाले सादत हसन मंटो की 66वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उन्होंने 20 बरस की अदबी जिंदगी में 200 से ज्यादा कहानियां तहरीर की। टॉप स्टोरीज आपने जानी, बाकायदा आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का। और सबसे पहले पॉलिटिकल सिनेरियो पर नजर डाल लेते हैं। ऑपोजिशन जमातें अब इकट्ठा होने जा रही हैं और उन्होंने कहा है कि सेनेट इंतखाबात से कबल हम मुस्ताफी नहीं होंगे। यानी कि जो इस्तीफे की खबरें सामने आ रही थी वो सेनेट इंतखाबात से कबल जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। तमाम जमातों ने इस पर इत्तफाक कर लिया है कि सेनेट इंतखाबात में अब हिस्सा लेंगे। अब नेक्स्ट लाया अमल ये है कि मुत्तफिका उम्मीदवार लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा। इसके लिए भी सरबराही इजलास रखा गया है कि तमाम ऑपोजिशन की जमातें अगर मुत्तफिका उम्मीदवार लाती हैं सेनेट की निशिस्तों पर और उसके साथ साथ मुश्तरका चेयरमैन सेनेट भी लाया जाएगा, ये बात की जा रही है। ऑपोजिशन जमातें सेनेट इंतखाबात के बाद इस्तीफे देंगी और हुकूमत को हटाने के लिए पीडीएम सरगर्म थी, सरगर्म है और मजीद सरगर्म हो गई है, ऐसा कहना है पीडीएम के रहनुमाओं का। ऑपोजिशन जमातों की आज इस्लामाबाद में मौलाना के घर अहम बैठक भी होगी और तमाम पार्टियों के रहनुमा इसमें शरीक होंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज भी किया जाएगा। फॉरेन फंडिंग का ये केस जिस पर तमाम ऑपोजिशन जमातों ने 19 जनवरी की डेट दी थी कि हम इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करेंगे, लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि आज फॉरेन फंडिंग केस में मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी को भी इलेक्शन कमीशन ने तलब कर रखा है। इस पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। नासिर साहब, अब वो जो आपने प्रेडिक्शंस का एक सिलसिला शुरू किया था, अब बाकायदा उसका डिसीजन हो गया है और कि हम सेनेट इंतखाबात से पहले ना इस्तीफा देंगे बल्कि भरपूर तरीके से उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। जी बिल्कुल, हमने शायद पहले ही बात की थी कि इस्तीफा कोई नहीं देगा, सेनेट कोई खाली नहीं छोड़ेगा। तो शायद हमने ये भी कहा था कि सेनेट जो भी खाली छोड़ेगा वो बड़ी हिमाकत करेगा, सियासी हिमाकत करेगा। तो सेनेट ही प्रिवेल, डेमोक्रेटिक वैल्यूज प्रिवेल। बहुत अच्छी बात हुई कि सब इस बात पे तैयार हो गए कि बाई इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे और सेनेट में भी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। एक और हमने बात की थी, वो आगे जाएगी कुछ कि इंतखाबी भी इनका हो सकता और ज़िमनी इंतखाबात में ये खिलाफ नहीं है। जी जी नासिर साहब, तो मैं ये कर रहा कि आगे चलकर हम इसको देखेंगे तो लगता यूं है कि डिफरेंसेस हैं और हुकूमत भी कह रही है, आप साहब बहुत ज्यादा दो लगा रहे हैं, डिफरेंसेस इख्तिलाफात हैं। मेरा ख्याल इख्तिलाफात नहीं है, ये पार्टी पॉलिसीज और नजरियात का मसला है। जी। मैंने पहले कहा था कि पीस पार्टी की फिलॉसफी है कि इंतखाबात का बाइकआउट ना किया जाए, वो बाइकआउट ना करने पर जोर देगी। मना लिया उन्होंने PMLN को भी और फजलुर रहमान को भी कि ज़िमनी इंतखाबात में भी आए
और सेनेट में भी आए। अब मसला है कि पीपल्स पार्टी एक फार्मूला पेश कर रही है कि हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद का दूसरा स्टेप होना चाहिए अदम एतमाद की तहरीक। उस पर जरा से आ रहा है कि खान अब्बासी साहब भी और मेरे ख्याल मरियम भी और शायद नवाज शरीफ साहब भी, उनका ख्याल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर आप उठा नहीं सकते इनको, इमरान खान साहब को, और इस्टेब्लिशमेंट आपको हेल्प नहीं करेगी। इस्टेब्लिशमेंट का ताल अगर मुराद उनकी फौज से है तो फौज का अपना एक मसला है, वो परेशान है इस बात के ऊपर कि उससे पॉलिटिक्स पे क्यों घसीट रहे हैं बार-बार। बिल्कुल उन्होंने कहा, खुद भी कहा, भाई क्यों घसीटते हैं आप, जब हमें आप घसीटते हैं तो हम आते हैं, ये उन्होंने कहा। अब इस्टेब्लिशमेंट का साथ कौन देगा कौन नहीं देगा ये कोई मसला नहीं, बात ये है कि आइन में जो रास्ते हैं हुकूमत की तब्दीली वो अदम एतमाद की तहरीक है, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से असम्बली का तोड़ना है, प्रेसिडेंट के पास कोई इख्तियार नहीं है। अब 58(2)B क्लॉज थी एक जो बहुत से लोगों को पसंद थी, उनका मतलब नवाज शरीफ को बड़ी पसंद थी वो क्लॉज, वो खत्म हो चुकी है। अब प्रेसिडेंट के पास कोई इख्तियार नहीं है, अगर इख्तियार होता है प्रेसिडेंट के पास तब भी वो इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हालात जो है। नासिर सुख्ताई साहब, तहरीके अदम एतमाद का आपने जिक्र किया और मुझे लगता है कि ऑपोजिशन इस पॉइंट पर मुत्तफिक नहीं होगी, क्योंकि अगर फोर्सी कर लें सिचुएशन को तो कोई इतना फेवरेबल सिचुएशन अपेरेंटली लगती नहीं है ऑपोजिशन के लिए। लेकिन अभी जो सेनेट इंतखाबात की बात हो रही है उसमें नेक्स्ट एजेंडा जो आज डिस्कस भी होगा और मौलाना के घर में बड़ी बैठक भी है जिसमें मुत्तफिका उम्मीदवार लाने पर गौर किया जाएगा। हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि PDM की पार्टीज को कभी भी एक ना समझा जाए, उनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, तो क्या वो इस पर इत्तफाक कर लेंगे कि मुत्तफिका उम्मीदवार लाए जाएं सेनेट इंतखाबात के लिए? मेरा ख्याल है कि इतना ज्यादा, देखिए इसमें फजलुर रहमान साहब का ज्यादा इंटरेस्ट है। फजलुर रहमान साहब की कोशिश होगी कि उनको 1+ सीट मिल जाए, बिल्कुल इस तरह जिस तरह MQM अब मांग रही है PTI से, और कुछ और लोग PTI से सीटें मांग रहे हैं सेनेट के अंदर, तो खासा प्रेशर है। और मुश्किल में मेरा ख्याल है PDM नहीं है। अच्छा। PDM अपने मसले को हल कर लेगी, जिसकी जितनी सीटें मिल जाएंगी। मसला PTI का है, और PTI का मसला ये है कि उनके पास जहांगीर तरीन नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट मसला ये है, उनके पास जहांगीर तरीन नहीं है, चुनाचे लोग भाग भाग के अब पहुंच रहे हैं परवेज इलाही के पास पहुंच रहे हैं। लेकिन वो भी तो इत्तेहादी है, वो भी तो तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी है जी, वो भी तो तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी है। परवेज इलाही के पास पहुंच रहे हैं कि आप कोशिश करें कि अराकीन सूबाई असेंबली भाग न जाएं, क्योंकि इत्तला ये है कि चीफ मिनिस्टर के पास तो तौसा का MPA भी उनके अज़ीर असर नहीं है। अच्छा। तो चुनाचे अगर जहांगीर तरीन होते तो मेरे ख्याल कोई मसला ही नहीं होता, ज्यादा सीटें ले जाती PTI। वो नहीं है तो अब उनकी जगह परवेज इलाही साहब से कहा जा रहा है कि आप ट्रबल शूटिंग करें, और आप देखिए कितने लोग मिल चुके हैं परवेज इलाही साहब से इस एक हफ्ते के दौरान। फेडरल मिनिस्टर भी गए, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स भी गए, स्पीकर की बात हुई, प्राइम मिनिस्टर भी 2 हफ्ते पहले गए थे उनके पास। तो ये सब कोई मोहब्बत की बात नहीं हो रही है, ये सेनेट के इंतखाबात के लिए बात हो रही है। मुश्किल में PDM नहीं PTI है, और इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि वोट के ऊपर नाम लिखा जाए। अब शो ऑफ हैंड तो हो नहीं सकता, वोट पे नाम लिखा जाए। हमने इस पर भी बात की थी, और मैंने कहा था कि शायद मैं कोर्ट तो हूँ नहीं ना, मैं जज हूँ, जो मेरी फहम कहती है मुझे कहती है कि गालिबन ये कहा जाएगा कि जाए आप और पार्लियामेंट से बात करें, उनसे तरमीम लेकर आए, जैसा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मसले पर। बिल्कुल बिल्कुल। और नासिर साहब, अब ऑब्वियस हो भी गया ना, ओपन बैलेट के लिए सिर्फ कानून नहीं, अब आइन में भी तरमीम करनी होगी, और ये दोनों चीजें स्पेशली आइन में तरमीम जो है वो पार्लियामेंट से ही हो सकती है, जिस पर अगर तमाम जमातें मुत्तफिक हों और मेजॉरिटी वोट अगर मिल जाए इसको तो आप तरमीम कर सकते हैं। अब उस पर एक पेज पर आना होगा, वो एक अलग कहानी है। लेकिन वहीं पर जहां आप ये जिक्र कर रहे हैं कि सियासत बड़े अपने अरूज पर है, और आपके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किल है, PDM मुश्किल में नहीं है, एक और पंडोरा बॉक्स जो खुल रहा है फॉरेन फंडिंग केस का, जिस पर 20 जनवरी को डिसीजन सुनाना है इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के हवाले से, और आज मुस्लिम लीग नवाज और पीपुल्स पार्टी को फॉरेन फंडिंग केस में तलब कर रखा है। तो ये ऐसा नहीं है कि आपने किसी पर इल्जाम लगाया हो तुम भी गलत हो आप भी आ जाओ, ये वो हुआ
और अब आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी या नून लीग अच्छे से डिफेंड कर सकेगी अपने इस केस को आज? देखिए, ज्यादा बड़ा मसला पीटीआई का है। उन्होंने अभी तक, मेरा ख्याल है, मेरी इत्तला के मुताबिक पूरा सच नहीं बताया है। उन्होंने कुछ बता दिए और ये इल्जाम लगाया है कि अगर ममनुआ वसाइल से फंड आया है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं, हमारे एजेंट्स हैं जी। अब लोग कहते हैं कि एजेंट्स का तकर्रुर भी पीटीआई ने खुद किया है। उनके जो वो एजेंट्स अफराद नहीं है, 2 कंपनियां हैं वो, और उन कंपनियों का हेड ऑफिस का एड्रेस भी पीटीआई का है, ये कहा जाता है। ये इल्जाम लगाया जाता है कि इमरान खान साहब के दस्तखत भी हैं, ये भी इल्जाम लगाया जाता है। लेकिन बहुत से ये पीएमएलएन वाले कहते हैं और पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि पीटीआई के बहुत से अकाउंट्स ऐसे हैं जिनका अभी तक तफसील सामने नहीं आई है, वो आनी चाहिए। और समोल, ये देखिएगा कि ये जो रिपोर्ट आई है, कल फैसला है कि हमने कहा, हमने लिया है, हमें मिला है का इतराफ 6 साल बाद किया गया है। तो अब पहले कुछ और कहा और फिर कुछ और। जी, मुस्लिम लीग नून को दे 6 साल, मुस्लिम लीग नून को दे 6 साल, पीपल्स पार्टी को दे, यकीनन दोनों ने लिया होगा। सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए और सबकी ढंग से इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं तो कहता ये हूँ कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के फैसले पहले कर दें, आप पीटीआई से पहले कर दें, और लेकिन क्रॉस द बोर्ड फैसले करें। ये ना करें कि पिक एंड चूज करें लोगों को कि इसका 6 साल बाद करेंगे, इसका कल कर देंगे, इसका परसों कर देंगे, जिस तरह हम एहतसाब कर रहे हैं। और देखिए, ब्रॉडशीट केस कितना बड़ा केस हो गया है, कितना बड़ा ह्यूज एक मैसिव अफरीद सामने आपके आ रहा है, और क्या क्या बातें खुल के सामने आ रही है। तो ये भी बड़ा बड़ा मसला सामने आने वाला है बहुत जल्दी। आपको लगता है जी नासिर साहब, आपको लगता है 20 जनवरी को जो डिसीजन आएगा उसमें दो टोक कोई डिसीजन होगा या फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए कह दिया जाएगा? मेरा ख्याल है कि जो बयान, जो इकबाली बयान है कि हमने पैसे लिए, इस पर फैसला नहीं हो पाएगा। इस पर फैसला इसलिए नहीं हो पाएगा कि दूसरी पार्टियां, खुद शायद इलेक्शन कमीशन भी इस बात पे मजीद प्रोब करेगा कि और अकाउंट्स कहाँ हैं। जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, स्टेट बैंक की रिपोर्ट के और हिस्से कौन से हैं, क्योंकि इतनी जल्दी अगर फैसला भी हो भी गया ना, अगर तो ये फैसला जाएगा, पहले इसके 3 प्रोसेस हैं, बहुत छोटा बताऊंगा मैं क्या आपको। अगर ये फैसला होता है तो वो अमाउंट जो आया था वो भाग सरकार जब्त हो जाएगा। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन इसकी रिपोर्ट पेश कर देगा फेडरल गवर्नमेंट को। फेडरल गवर्नमेंट पर डिपेंड करेगा कि वो क्या फैसला करती है, क्या वो पीटीआई को खिलाफ कानून करार देती है। वो खिलाफ कानून करार देने के लिए अगर वो यस करती है तो फिर रेफरेंस जाएगा सुप्रीम कोर्ट। ये प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस होगा। मेरा ख्याल ये पीटीआई गवर्नमेंट है, वो किस तरह खिलाफ कानून कर देगी, लेकिन वो लोग जो इस पे इन्वॉल्व हैं, जिनके दस्तखत हैं, उन पर असर पड़ेगा खासा। हुकूमत तो पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जिन लोगों के साइन है पैसे लेने में, उन पर असर पड़ेगा। बिल्कुल सही, आप कह रहे हैं कि इंडिविजुअल लेवल पर जो पार्टी के लोग हैं जिन्होंने साइन किया, उनके ऊपर असर पड़ेगा। तो उनके ऊपर असर, नासिर साहब ये भी क्लियर कर दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट तक जाने के प्रोसेस तक पड़ेगा, उसके बाद पड़ेगा, या इलेक्शन कमीशन जो 20 जनवरी को डिसीजन देता है उसके बाद से ही शुरू हो जाएगा? मतलब उसके बाद शुरू हो जाना चाहिए, जो लॉ के मुताबिक। डिपेंड करता है फेडरल गवर्नमेंट पर, वो क्या चाहती है। अगर फेडरल गवर्नमेंट, अभी तक तो फेडरल गवर्नमेंट और इमरान खान बहुत सख्ती के साथ अदालती फैसलों पर अमल कर रहे हैं, अदालती प्रोसेस पर अमल कर रहे हैं। अभी देखा नईम बुखारी का फैसला, जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया, तो 4 घंटे में बजरिया डाकिया दस्तखत लेकर वो उसको सस्पेंड, वो बरतरफ कर दिया गया नईम बुखारी साहब को। नासिर साहब, ये कहिएगा, हम क्यों नहीं रूल्स और जो मौजूदा तमाम एसओपीज हैं किसी को भी तैनात करने की, क्यों नहीं उसको फॉलो कर पाते? आप देखें, ये कोई पहली दफा तो नहीं हुआ ना। और पीटीवी के साथ ही, मतलब आप अपनी फेवरेटिज्म दिखाने के लिए या जिस तरह से भी जो भी क्राइटेरिया आप रखते हैं सेलेक्ट करने का, उसमें आप एसओपीज को फॉलो कर लें तो इतनी जग हसाई भी ना हो और इतना बड़ा इशू भी ना बने। बिल्कुल सही कहा आपने, आई एग्री। लेकिन अगर आप इनको थोड़ा सा मासूमियत या लाइल्मी का बेनिफिट दे दे, बेनिफिट ऑफ डाउट, इनको पता नहीं कानून क्या है, इनको पता नहीं आइन क्या है, इनको पता नहीं एसओपीज क्या जिनकी आप बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है
कि पीटीवी का चेयरमैन किस तरह नामजद होगा, बिल्कुल किस तरह अपॉइंट होगा, उसकी एज क्या होगी, उसका क्या होगा, नहीं पढ़ा किसी ने। और मुझे तो हैरत अपने अटॉर्नी जनरल पर है, इंतहाई काबिल आदमी है। मुझे लगता ही है कि वजारत कानून ने दोस्ती में, मोहब्बत में, प्यार में वो बना के दिया और खान साहब ने जारी कर दिया। उस पर अटॉर्नी जनरल को लिया भी नहीं गया। दूसरा, जैसे एक और केस है जस्टिस ईसा, फाइज ईसा केस, जी जी जी, उस पर नहीं आते अटॉर्नी जनरल, उसमें पेश ही नहीं होते वो। तो ये मसला है। दूसरा मसला ये, ऐसे कितने केसेस, पहले जो नईम बुखारी का केस है, इससे पहले और केसेस हैं, गंदम का केस है, चीनी का केस है, अभी ये गैस वाला एलएनजी वाला केस, जी जी, आपने टेंडर ही नहीं किया भाई। गैस नहीं है हमारे पास अब, क्योंकि टेंडर नहीं किया हमने पिछला 3 महीने पहले जनवरी के साहब लिए। आप तो बड़े बड़े स्कैंडल्स का जिक्र कर रहे हैं। तो ओवर द वीकेंड जो है खबर आई, आपने उसको स्किप कर दिया कि हम तो लीज पे नहीं कर सके और फिर जहाज जो है वो कब्जे में ले लिया गया या वहां पर रोक लिया गया। तो लाइल्मी की दास्तान तो फिर मेरे ख्याल से बहुत से इश्यूज पर बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, इसमें बताऊं क्या लाइल्मी है। आपके पास बोइंग जो आपके अपने जी, वो खड़े थे, पार्क किए हुए थे आपने अपनी एयरपोर्ट्स के ऊपर, और आपने जहाज भेजा लीज वाला जो पट्टे पे था। पता नहीं था ना, वही लाइल्मी वाली बात आ गई फिर, वो डिपार्टमेंट्स में हो, इदारों में हो, रियासत में हो। लाइल्मी जी बिल्कुल सही, आरफाना, कुछ भी कह लें आप, लेकिन कोई इसकी जिम्मेदारी मोल लेने को तैयार नहीं है। आप शुरू करें गंदम के एक्सपोर्ट से और आज तक जी, तैयारा और नई बुखारी और दूसरे केसेस तक, कोई जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है। आज तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, दवाओं वाले स्कैंडल से लेकर जहाज वाले स्कैंडल तक। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। फिर अब ब्रॉडशीट वाला कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई अगर ना हो तो फिर सोचना पड़ेगा कि क्या कराया जा रहा है या इस पर और भी शामिल है लोग। बिल्कुल सही नाज़िर साहब। और फिर जब अकाउंटेबिलिटी का नारा लगाया जाता है उसी जमात की तरफ से जिसमें अपने ही 2.5 सालों में, 2.25 सालों में इतने सारे स्कैंडल सामने आ गए और सॉर्ट आउट नहीं कर सके, तो फिर थोड़ा सा सार्कास्टिक लगता है कि अकाउंटेबिलिटी तो फिर शायद फिर सिर्फ ऑपोजिशन के लिए ही रह जाती है। अच्छा, दूसरी तरफ नाज़िर साहब, हम अपने मुल्क के स्कैंडल्स और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर तो बहुत बात करते हैं, लेकिन जब भी हम आइडियलिज्म की बात करते हैं, कुछ ज़बरदस्त रियासतों की बात करते हैं, ममालिक की बात करते हैं, उसमें अमेरिका टॉप पर आता है। डेमोक्रेसी से लेकर इलेक्शन के तरीकेकार तक, उनके सिस्टम तक, आवाम तक, सहूलियात तक, हर चीज़ में। अभी जो रिसेंटली हमने देखा वो अमेरिका की तारीख में नहीं हुआ। अब जो शिफ्ट होने जा रहा है इक़्तिदार, 20 जनवरी को जो बाइडन हल्फ लेंगे, ऑल्दो हिलरी के टाइम पर भी बहुत प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन जो इस दफ़ा हुआ और फिर कैपिटल हिल पर जिस तरह से प्रोटेस्टर्स चले गए अंदर, सिक्योरिटी की सूरत हाल बन गई, आप कैसा देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को? ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिका की डेमोक्रेसी का ग्राफ डाउन जाने वाला है? नहीं, मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा। अमेरिकी डेमोक्रेसी ने अपनी गलती को खुद सुधारा है। एक गलत आदमी मुंतखब किया था उन्होंने, उसको भगा दिया। 5 साल और मजीद एक टर्म और नहीं दी। उन्हें आमतौर से अमेरिकी प्रेसिडेंट 2 टर्म्स के आते हैं, निक्सन को छोड़कर। निक्सन का भी इस्तीफा आया था। लेकिन हुआ क्या है कि अमेरिका बहुत डिवाइड हो गया है जी। अमेरिका में इतना बड़ा डिवीजन आ गया है कि हम सोच नहीं सकते कितना बड़ा डिवीजन है। 8 करोड़ वोट हैं जो बाइडेन के और 7 करोड़ वोट हैं ट्रम्प के। इसका मतलब है कि अमेरिका में कम से कम 7 से 10 करोड़ अफराद वो हैं जो नस्ल परस्त हैं, और उनमें 5 करोड़ तशद्दुद पसंद हैं, और उनमें से 3 करोड़ हो सकता है मुजरिमाना तौर पर कत्ल करने का इरादा रखते हैं। जैसे कि कैपिटल हिल पर एक पुलिस वाले को मारा गया, कत्ल किया गया, उसकी अपनी गन से मारा गया। तो ये एक डिवाइडेड वायलेंट सोसाइटी है अमेरिका की, और यहाँ पर असला गैर कानूनी है। आप किसी दुकान पे जाएं, हम जाते हैं, जाके सिगरेट लेते हैं, पान लेते हैं, 7 अप की बोतल लेते हैं हम, और जूस की बोतल लेते हैं, वो जाके गन खरीदते हैं और गन पहले देखते हैं कितनी बड़ी है, रेंज क्या है इसकी, उनकी पसंद की गन होती है, उस पर कोई पाबंदी नहीं। दुकान है, जाके ले ले आप। और अभी तक कोई उस पर पाबंदी लगा नहीं सका है। ट्रम्प ने तो खैर साफ मना कर दिया था, डेमोक्रेट्स ने प्लान बनाया था, वो नाकाम हो गए, ओबामा नाकाम हो गए, और आने वाला भी नाकाम होगा, क्योंकि अमेरिकी कल्चर गन कल्चर है, बेसिकली ट्राइबल कल्चर है। ये ट्राइब्स थे जो मिलके बैठे थे, जगे हुए थे। उसके बाद सिविल वार हुई थी बहुत बड़ी 284 साल पहले,
व्हाइट हाउस पे अटैक हुआ था। और वो इसको और उसके फ्रीडम के बाद साथ बिल्कुल पैरेलल लेकर चलते हैं कि ये हमारा फ्रीडम है, हमारी आज़ादी है कि अगर हम कोई वेपन लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा अभी करंट सिचुएशन के ऊपर आऊंगी नासिर साहब, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, लेकिन मैं आपका कमेंट शामिल करना चाहूंगी कि ये जो हल्फ बर्दारी की तकरीब है, क्या आपको लगता है कि ये पूरा तरीके से हो जाएगी, ट्रंप आसानी से व्हाइट हाउस छोड़ देंगे और जो बाइडन जो है वो आ जाएंगे एज न्यू प्रेसिडेंट? बुध की सुबह ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़ रहे हैं, लिख लीजिए कहीं पर आप। और उनको जो रूटीन सलामी या परेड है, फौज का दस्ता सलामी देता है खुदा हाफिज कहने के लिए, वो नहीं होगी, वो नहीं होगा, परेड नहीं होगी। पेंटागन ने इनकार कर दिया है जी। और पेंटागन के 7 जनरल्स ने अपने फौजियों से कहा है, कहते हैं ना, मैंने कहा डिवाइडेड अमेरिका, फौज में भी डिवीजन है जी। अपने ट्रूप से कहा है कि वो आइन के वफादार रहें, जो हुकूमत है उसके वफादार रहें और आने वाली हुकूमत के वफादार रहें। 7 जनरल ने दस्तखत करके ट्रूप से कहा है। तो मेरा ख्याल है कुछ नहीं होगा। और मैंने पहले भी कहा था आपसे कि अगर कुछ हरकत की मिस्टर ट्रंप ने तो गिरफ्तार हो जाएंगे। वो इससे पहले ही व्हाइट हाउस छोड़ रहे हैं और जा रहे हैं घर, और घर के अंदर इख्तलाफ हो गया है। ट्रंप कहते हैं लोगों ने जो किया वो सही किया, शाबाश, आई लव यू, और उनकी बीवी कहती है जो कुछ किया वो गलत किया। ये बिल्कुल ठीक नासिर साहब। और ये नेक्स्ट खबर भी आने वाली है, क्योंकि ये खबरें तो बहुत पहले से चल रही हैं कि उनके आपसी इख्तलाफात भी हैं। अब इसको बेस बनाकर वो इख्तलाफात तूल पकड़ते हैं या नहीं, है तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल आपने ये कहा कि वो आराम से चले जाएंगे और कोई हर्डल क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ही वोंट वांट टू गेट अरेस्टेड। वेल, थैंक यू सो मच नासिर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। स्कैंडल से लेकर इशूज से लेकर हमने बैनुल-अक़वामी इशूज़ के ऊपर भी बात की, और देखना यह है कि बुध की सुबह को जब ट्रंप जाते हैं तो क्या वाकई में वो आराम से चले जाते हैं या कुछ रेजिस्टेंस जो है वो वहां पर भी शो करेंगे। एनीवेज जी, वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक, दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। ओवर द वीकेंड एक अफसोसनाक खबर ये आई कि पहले हमने ये तरदीद की कि ओगरा ने कहा कि हमने कीमतें बढ़ाने की कोई समरी मंजूर नहीं की, और फिर ये देखा कि 16 तारीख से पेट्रोल महंगा हो गया। पेट्रोल के बाद एक बार फिर आवाम पर बिजली बम गिराने को तैयार है हुकूमत, और हुकूमत ने बिजली की कीमत में और उसके नर्ख बढ़ाने का फैसला कर लिया है। महंगाई के सताए आवाम के लिए एक और बुरी खबर यह है कि बिजली के नर्खों में 2 रुपए फी यूनिट तक इजाफे का फैसला किया गया है। वजारत तवानाई पावर डिवीजन ने इस सिलसिले में समरी भी तैयार कर ली है, और इसको मंजूरी के लिए इत्तेहादी राब्ता कमेटी यानी कि ECC और काबीना को इरसाल किया जाएगा। उसके बाद काबीना उसको मंजूर करेगी और देखा यह जाएगा कि फी यूनिट में कितनी कीमत का इजाफा किया जाता है। ऑल्दो IMF के बिजली के नरखों में इजाफे के दबाव के बाद यह फैसला किया गया, और नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि नेपरा ने बिजली के नरखों को 13.35 से बढ़ाकर 15.35 करने की मंजूरी दी थी, और अब यह समरी आगे बढ़ाई जाएगी। एक तरफ पेट्रोल महंगा हुआ, पेट्रोल महंगा होने से आपको पता है कि महंगाई में एकदम से इजाफा हो जाता है। सब्जियां, फल और जरूरी अशिया, ज़राए अजनास की जो अशिया हैं वो तमाम की तमाम बढ़ जाती हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात बढ़ जाते हैं। और जनरली भी अगर जिक्र किया जाए तो पेशावर में जिक्र करें तो आटा और चिकन की कीमतों में फिर इजाफा हो गया। मुल्तान का जिक्र करें तो चीनी की कीमत जो है वो सेंचुरी क्रॉस कर गई, और ओपन मार्केट में 100 रुपए फी किलो तक चीनी मिल रही है। गरीब आदमी पिसता चला जा रहा है। अपनी मईशत की सूरत हाल के हवाले से बात करें, इकनॉमिक्स की बात करें, तो गवर्नमेंट कहती है कि हम बेहतर कर रहे हैं, लेकिन उसके असरात आवाम को क्यों नहीं मिल पा रहे, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से MPA नज़ीर अहमद चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर साहब। बहुत शुक्रिया सर, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। नज़ीर साहब, हुकूमत दावे वादे बहुत बड़े बड़े करती है, और मईशत की सूरत हाल में जब हम अदाद शुमार का जिक्र करते हैं तो हुकूमत की कारकर्दगी गुज़श्ता अदवार से थोड़ी बेहतर जा रही है। अब ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जब शुरू हुई और अब तक सिचुएशन बेहतर क्यों नहीं हो पा रही आवाम को लेकर? आवाम तक ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सिमर आपका कि आपने चले एक लफ्ज ही बोला, हमारे लिए कुछ बेहतर हुई है जी। असल में सिमर देखें, बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं, हम इसी मुल्क के वासी हैं और हमने आप लोगों से और एक दूसरे से देख के सीखना है और अपनी गलतियों का इतराफ भी करना है जी। आपको याद होगा कि जब महंगाई हुई तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने खुद ही एडमिट किया कि हाँ
हमसे ये चीजें कुछ हैं जो मिसहैंडल हुई हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहा और दिमाग में दौड़ कर नहीं जी कुछ भी नहीं है। हमने आपकी बातों को जिस आपने कहा कुछ बेहतरी हुई है, गुजरे तो पाकिस्तान भी कहते रहे कि हाँ महंगाई हुई है और इसको कंट्रोल करने में अपना पूरा किरदार अदा करेंगे। तो ये होता है कि अच्छे माशरे के अंदर एक दूसरे की सलाह करने के लिए हम प्रोग्राम भी करते हैं और उसके अंदर अपनी हेल्प भी इनपुट भी डालते हैं। जहाँ तक रही बात अब हालात क्या है, तो अब हालात ये है सिंबल कि अल्लाह का फजल करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो पिछले 2 टनेरों में हमने इससे चीनी और स्पेशल आटे के ऊपर कंट्रोल्ड नहीं था, आप देखेंगे कि इस दफा चीनी और आटा अपने वाफा मकदार में आपको मिलेगा। अभी इसके ऊपर आपने जरूर प्रोग्राम करना है। उसकी वजह यह है कि मेरा जो गरीब तबका जिसकी आप भी बात हमेशा यहाँ बैठे करती हैं, उनके लिए आटा, चीनी और बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ रोजमर्रा जिंदगी से फोकस है कि कम अज कम उनको उन सस्ते दामों मिलनी चाहिए, उन पे कोई कम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। इस पे कायदे फोकस रखना है और मुझे जब आप चाहेंगे मैं आपके प्रोग्राम में हाजिर हो जाऊंगा कि हमने इन जो खसूसी तौर पर गरीबों के लिए जो अपनी चीजें हैं, अजनास है, आटा है, चीनी है, दालें हैं, घी है और जितनी छोटी जो अजनास है, इसको आप प्लीज फोकस रखें। इसको किसी सूरत में हम बढ़ने नहीं देंगे। उसकी वजह यह है कि पिछले बढ़ रही है ना, यूटिलिटी स्टोर्स पर कीमतें बढ़ गई, जो सरकारी नेकनामा जारी किया जाता है ग्राउंड रियलिटीज पर देखें उस पर अमल दरामद नहीं होता। अब पेट्रोल महंगा हुआ और लोग इसका बहाना बनाकर ना सिर्फ मंडी में बल्कि गली मोहल्ले की दुकानों तक 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए इजाफा कर देंगे। इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है अगर आप जिन कीमतों का जिक्र कर रहे हैं। देखिए इसमें 2 चीजें आती है सिमर। पहली चीज तो यह है कि अगर आपको याद होगा तो हमने पेट्रोल जो है वो 25 रुपए तक ला के दिखाया। आपको याद होगा कि हमने गवर्नमेंट का जो मुस्बत पॉजिटिव फेस था वो पूरी दुनिया ने देखा कि हमारी सोच ये कभी नहीं है कि हम महंगाई को करें। और अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ होगा कि पेट्रोल जो 25 रुपए लीटर आया हो। अच्छा, इसके बाद फिर भी एक माफिया जो एक सर बढ़ा भी तो दिया ना, फिर अभी भी आलमी मंडी में कीमतें कम हैं, पेट्रोल बढ़ भी तो रहा है और अब तो 15 दिन की मुनासिबत मतलब 15 दिन के गैप से बढ़ रहा है। दिसंबर में टोटल 5-6 रुपए इजाफा हुआ, अब 16 जनवरी से फिर इजाफा हो गया। देखिए मैं उस वक्त की अगर बात करूं तो उस वक्त भी इसी बदमाशी और माफिया ने पेट्रोल देना बंद कर दिया। देखिए मुल्क को जहम हम नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज जरूर है कि जो इन्होंने बीज बोए हुए हैं पिछले हुकूमतों ने और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा हुआ था, तो इस मुल्क के अंदर एक अजीब हुकूमत चल रही थी। इस मुल्क स्टेट विद स्टेट चल रही थी बेशुमार जगहों के ऊपर। तो सबको जब तक कानून के ताबे करने के लिए एक सिस्टम और सिस्टम को लेकर नहीं हम आएंगे तो ये चीजें इस तरह से कंट्रोल से बाहर होती हैं। रही बात दूसरी जो मैं भी आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि अभी इंटरनेशनल मंडी के हालात जो है वो आप बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया पेट्रोल को खत्म करके और नई चीजों की तरफ जा रही है। और नई चीजें क्या है, आपका अल्हम्दुलिल्लाह सोलर सिस्टम है, आपका हाइड्रोलिक सिस्टम है और गाड़ियां तक वहां पर चली गई हैं। अब पूरी दुनिया जब इस तरफ जा रही है तो ये आखिरी हिल्ला होगा जो मैं समझता हूँ कि आखिरी ये अपना कील होगा जो पेट्रोल के इंशाल्लाह ताला बम के अंदर दबाया जाएगा और बम जितना फाड़ ले, लेकिन इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में आप देखेंगी कि पेट्रोल बहुत ज्यादा पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर गिरेगा, क्योंकि पेट्रोल की अब जो अहमियत थी पूरी दुनिया को समझ आ गई है कि पेट्रोल के अंदर ही सारी दुनिया की मईशत को स्ट्रॉन्ग किया जाता है और इसको जब मर्जी इसको गिरा दिया जाता है। चलिए नजीर साहब, हम ज्यादा इन डिटेल इन इश्यूज के ऊपर नहीं जाते। मैं एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछ लेती हूँ कि जब भी मईशत, जिसपे आपने कहा कि मैंने एतराज भी किया कि कुछ बेहतर हो रहा है, तो मईशत में हम सरप्लस में आ गए, डेफिसिट से निकल आए, स्टॉक एक्सचेंज बेहतर कर रही है, रेमिटेंसेस का जिक्र करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत ज्यादा ओवर द मंथ्स जो है वो रिसीव हो रहे हैं। मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट आवाम को कब मिलेगा? मत कंपैरिजन करते, हम नहीं कंपैरिजन करते इंटरनेशनल मार्केट से। आईपीपीस के मुआहदे हुए, आवाम की उम्मीद लगाकर बैठ जाती है कि अब बिजली सस्ती होगी, अब बिजली का बम गिराने की तैयारी भी हुकूमत कर रही है और फी यूनिट बेसिक रेट बढ़ाए जा रहे हैं। सर वैसे ही फ्यूल एडजस्टमेंट के अंदर क्वार्टरली 6 मंथ्स के अंदर जो 6 मंथ्स का हम गैप पे करते हैं, वैसे ही इतना ज्यादा इजाफा है, आवाम बेचारे तो मर जाएंगे। अच्छा देखिए, इसमें ना मैं थोड़ा सा इस बात से पहले आपको इस तरफ आपको इशारा दिखाना चाहूंगा। अगर आप देखें तो इस मुल्क की पिछले 70 साल से जो लूम पावर सिस्टम था, जो इसके इंडस्ट्री को तबाह कर दिया गया था और गरीब बेचारे इस मुल्क से इंडस्ट्री उठा के बांग्लादेश या जाके इंडिया में अपनी इंडस्ट्री लगा रहे थे। तो ये अल्लाह का फजलो करम है कि वहां पे लाखों की तादाद में दोबारा रिवाइज आया और इमरान खान वज़ीर पाकिस्तान की ये सोच है कि कम अज कम अपनी इंडस्ट्री को हम कम अज कम 50% बिजली को लेस दें ताकि ये इंडस्ट्री हमारी रिवाइज कर सके। हमारी इंडस्ट्री पूरी दुनिया में क्यों आज पूरी दुनिया के ऑर्डर पाकिस्तान में आए,
क्योंकि हमारी इंडस्ट्री तो बहुत पड़ी है सर। उसकी रीजन और भी बहुत सी हैं, उसकी रीजन और भी बहुत सी हैं। मैंने जो सिंपल सा सवाल पूछा नजीर साहब, उसका जवाब दे दीजिए। ठीक है, मैं ये भी मान लेती हूँ, आई विल टेक योर वर्ड फॉर इट कि इंडस्ट्री बेहतर हो रही है और गवर्नमेंट जो है उसमें अपना रोल प्ले कर रही है। मेरा सादा सा सवाल है, आम आदमी बेचारा किधर जाए? देखिए, आम आदमी, हम खुद ही आम आदमी हैं, हम आदमी की आवाज बोलते हैं असेंबलियों में। अगर मैं एमपी हूं तो आम आदमी ने मुझे जिताया है और 47,000 वोट हम लीड मार के अगर जाते हैं तो उसका मतलब ये कि मैं आम आदमी ही की बात करता हूँ, मेरी अपनी कोई जात नहीं है, मैं आम आदमी हूँ। अच्छा, लेकिन जहाँ तक देखिए इंटरनेशनल लेवल और आप लोग जिसकी बात कर रहे हैं, जब तक ये चीजों को सबको कटे एक आंख से देखा जाए तो हमने इस मुल्क को भी लेके चलना है। और इसी मेरी आवाम, इसी कौम ने बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। ये अपने मुल्क की खातिर अपनी कौम सारी एकदम इकट्ठी होती है और सम और छोटी मोटी जो चीजें हैं आपस में हम बैठ के झगड़े मिलते करके ठीक कर लेते हैं। अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पहली दफा पाकिस्तान का नाम जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक दफा वो बुहारा है और बताया है कि पाकिस्तान ऐसे भी चल सकता है। आपके सामने सऊदी अरब देख लें, आपके सामने गल्फ एरिया देख लें, जिनको हम सजदे करते थे, जिनको पूछते थे, उन्होंने कभी हमारा किसी जगह साथ नहीं दिया। तो पहली दफा ऐसे होने जा रहा है कि हमने इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान के नाम को ऊपर लेके गए। कौम को पता है कि छोटी मोटी कुर्बानी हम दे रहे हैं महंगाई की सूरत में या छोटी मोटी की और सूरत में, लेकिन ये छोटा मोटा इशू है नजीर साहब, महंगाई का इशू आप समझते हैं छोटा मोटा है? इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम बेहतर हुआ या नहीं हुआ? मेरे पास भी बहुत सी मिसालें हैं जहां पर पाकिस्तान का नाम खराब हुआ है और इसी हुकूमत के दौरान हुआ है। मैंने आपको पहले भी बोला, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहती। आप ये कह रहे हैं कि ये छोटा मोटा मसला है जो लोग महंगाई की चक्की में पिसते चले जा रहे हैं? देखिए सिंपल बात पता क्या है, मैंने ये छोटा मसला तो सर 1 रुपए 2 रुपए इजाफा होता है ना आटे के थैले में, उस मजदूर से जाकर पूछे जिसे कई दिन दिहाड़ी नहीं मिलती और उसके बच्चे भूखे सोने पर मजबूर होते हैं। सिंपल, मैंने आपको पहले बात कही है कि हमारा सबका सिर्फ एक ही मसला है, वो अपने गरीब की महंगाई और उस आटे के साथ खड़े होना, चीनी के साथ खड़े होना, और मैं उसी बात की ही तारीफ कर रहा हूँ। लेकिन मैंने कहा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी इस बात को पहले भी बिफोर आपको कहा था। जी सर, 13-14 नोटिस लिए लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ उसका। गरीब कौम है जो अपने मुल्क की खातिर हर चीज को बर्दाश्त करती है, मैंने ये लफ्ज बोला कि ये वो लोग हैं जो फिर भी इसके बावजूद खुद महंगाई की चक्की में घुसते हैं, बावजूद अपने मुल्क, अपने स्टेट और अपने मुल्क के ऊपर स्टैंड करते हैं। बिल्कुल, पुरानी कैलेंडर में बैठ के कहते हैं जिंदा दिल कौम तो है ना सर, पाकिस्तानी जो है वो जिंदा दिल कौम तो है ना, जैसे भी करते हैं गुजारा करते हैं और जिंदा रहते हैं, तो उनको तो सलाम है ही। लेकिन नजीर साहब बस ये कह दीजिएगा कि ये बर्दाश्त जो आवाम कर रहे हैं ये कब तक करना होगा? कोई टाइम फ्रेम, कोई प्लानिंग, कोई ऐसी चीज है जिसमें ये रिलीफ आम आदमी को मिलेगा? 100 रुपए किलो चीनी नहीं मिलेगी, आटे का थैला मुसलसल महंगा नहीं होगा, बिजली महंगी नहीं होगी, कोई बर्दाश्त की लिमिट होती है ना? आप लोगों ने क्या लिमिट सेट की है, कोई टाइम फ्रेम है? मेरी बात सुने, पिछले 35 सालों से अगर आप यही सवाल को करने वाला होता, काश ये जो आप लोग मुझे बोल रही है कि आपने कोई टाइम लिमिट दी है। देखिए बात पता क्या है, पिछले 35 सालों में इस मुल्क की नैया को डुबो दिया गया है और अपने घरों, अपने महलों के लिए पैसा या इस मुल्क से गरीबों का लूट के बाहर ले गए। हम तो सूद के सूद दे रहे हैं, हम तो अभी तक मुल्क को सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। 2.5 साल के अंदर इमरान खान के पास जादू का चिराग है, वो रगड़ेगा तो हर चीज ठीक कर लेगा। 24 घंटे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान काम कर रहा है। 24 आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री लिखी जाएगी कि कभी भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने दौरे नहीं मुल्क से बाहर किए और कभी भी अपने जहाज में इस्तेमाल किए, कभी भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कोई भी 1 घंटा सुकून का आराम। सर कभी भी ऐसे नहीं हुआ था कि हमारा जहाज कब्जे में ले लिया गया हो, कभी भी ऐसे नहीं हुआ था कि हुकूमती लोगों के नाम जो है वो डिफरेंट स्कैंडल्स में सामने आए, जिसमें चीनी का जिक्र कर लें, आटे का जिक्र कर लें। नजीर साहब ऐसा क्यों लगता है कि 2.5 साल बाद भी आज हुकूमत हर चीज का मलबा पिछली हुकूमतों पर डालती है? आप आई टेक यू वर्ड फॉर इट, आप सही कह रहे होंगे, लेकिन कम से कम 2.5 साल में तहरीक इंसाफ ने क्या किया उसका जवाब तो दे दें। अगर लूट के खा गए चोर डाकू पैसे ले गए इस मुल्क से, तो क्या वो पैसे आवाम से पूरे करने हैं? नहीं, वो पैसे इंशाल्लाह ताला इनसे रिकवर करेंगे। सर वो तो एक लंबी बहस है नजीर साहब, वो तो छोड़ ही दें, ये रिकवर करेंगे ये तो हम इलेक्शन कैंपेन से सुनते आ रहे हैं और अभी तक 2.5 सालों में एज सच अकाउंटेबिलिटी के नाम पर प्रूवन कुछ नहीं हो सका बड़े बड़े नामों का, और वो चल रहा है। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि आवाम के लिए रिलीफ कब होगा? सर सिर्फ ये बता दें, मेरी इतनी सी गुजारिश है कि हम इस प्रोग्राम में कोई झूठ मैं नहीं बोल सकता। उसकी वजह सिर्फ ये है, अगर मैं ये कह दूं कि कल से इंशाल्लाह जिस तरह शहबाज शरीफ सारी जिंदगी कहता रहा कि मैं लाहौर को पेरिस बना दूंगा और मैं इनकी गर्दनों से
इनको घुसेड़ूंगा, यहाँ लाके इनके रुपया पाई वसूल कराएंगे। हमारी सियासत में झूठ की सियासत नहीं, हमारी सियासत हकीकत की सियासत है। चाहे टाइम लगे, चाहे उसके ऊपर हम जैसे भी आप कहेंगे हम सुनेंगे आपकी बातों को, लेकिन जो फैक्ट है वो अपनी कौम के सामने रखेंगे, वो जो सच है अपनी कौम के सामने रखेंगे कि हम यहाँ पर रुके हुए हैं, यहाँ पे अड़े हुए हैं, यहाँ फंसे हुए हैं और इंशाल्लाह हम निकल जाएंगे। अब रही बात जहाँ क्या महंगाई की, तो महंगाई के वाले तो मैं आपको एक न्यूज जरूर दे दूं, इस साल से अल्लाह के फजलो करम से आप आटा, चीनी, घी और ये जो रोजमर्रा की जिंदगी है, इससे इंशाल्लाह गरीब की जो जिंदगी नशीरन बनी हुई थी वो इंशाल्लाह निकलेगी। और अब ये जो माफिया था जिन्होंने इस पर कंट्रोल किया हुआ था आटा, चीनी, घी और मुख्तलिफ दालों के ऊपर, वो इंशाल्लाह ताला अब आपको बढ़ता नजर नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया नज़ीर अहमद चौहान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, अपनी पार्टी की तर्जुमानी कर रहे थे और महंगाई के ऊपर कर रहे थे, लेकिन आपने इस साल कहा कि ये ग्राफ डाउन जाएगा, आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। ट्रैक रिकॉर्ड का जिक्र करें तो तहरीक इंसाफ का ट्रैक रिकॉर्ड वादों, दावों और टाइम फ्रेम, जो भी टाइम लिमिट दी जाती है, कोई इतना अच्छा नहीं है। सो आई डोंट नो, उम्मीद लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। बहरहाल ये इशू बढ़ता चला जा रहा है, वो चाहे बिजली की कीमतें हों, पेट्रोल की कीमतें हों, बेसिक नेसेसिटीज का जिक्र हो, कीमतें बढ़ती जा रही हैं। और नाउ आई थिंक नाउ इज़ द टाइम कि बहुत हो गया कि आप हर सवाल का जवाब जो है वो पिछली हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाते हुए उसको आगे लेकर जाएं। हर सवाल का जवाब ये नहीं होता, कहीं ना कहीं आपको अपनी कारकर्दगी का जवाब भी देना होता है। बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे और अपनी अगली खबर की तरफ चलेंगे। आज के दिन की मुनासिबत से जिक्र करेंगे, वासिफ अली वासिफ की आज 28वीं बरसी है। पाकिस्तान के मारूफ शायर, अदीब, कॉलम निगार वासिफ अली वासिफ एक बहुत बड़ा नाम जो 28 साल पहले इस दुनिया से चले गए। वो 15 जनवरी 1929 को ख्वाशाब में पैदा हुए। उनके मुकालमों, गुफ्तगू के मुतादिद मजमूए शाया हो चुके हैं और उनकी नसरी तसानीफ में किरण किरण, सूरज, कतरा कतरा, कलजम, हरफ हरफ हकीकत, दिल दरिया समंदर और जिक्र हबीब मुकालिब और गुफ्तगू जो है वो इसमें शामिल है। उनके शायरी के मजमूओं का अगर जिक्र करें तो एक लंबी फहरिस्त है जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ तरह से न सिर्फ पैगाम दिया बल्कि अपने ख्यालात का खुलकर इजहार भी किया। 18 जनवरी 1993 को वो वफात पा गए। अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी एक सर्वे और ग्लोबल फायर पावर ने दुनिया की ताकतवर तरीन अफवाज की फहरिस्त जारी कर दी, जिसमें पाक फौज का 10वां नंबर है। और दुनिया की जदीद अफवाज फौजी ताकत का तजुर्बा रखने वाली आलमी तहकीकी अदारे ग्लोबल फायर पावर ने 2021 में फौजी ताकत के एतबार से 138 ममालिक की फहरिस्त जारी की है। और इस फहरिस्त में हर मुल्क के हथियारों, अफरादी कुव्वत, जियोग्राफी और रसद की सलाहियत के साथ साथ मुल्क के कुदरती वसाइल, मकामी इंडस्ट्रीज के अदाद-ओ-शुमार को भी मद्देनजर रखा जाता है। और इस फहरिस्त के मुताबिक पाकिस्तान जंगी एतबार से दुनिया का 10वां सबसे ताकतवर मुल्क है। और पाकिस्तान का दिफाई बजट अगर जिक्र करें उसको भी मलहूज़े खाते रखा गया, पावर इंडेक्स भी रखा गया, कुल फौजी एहलकारों की जो तादाद करीबन 12 लाख के करीब है उनको भी सामने रखा गया। फिर एयरक्राफ्ट की तादाद का अगर जिक्र करें तो वो 1364 है, जंगी जहाज़ों की तादाद का जिक्र करें तो वो 357 है और पाकिस्तान की बहरी असासों की तादाद 100 से ज्यादा है। इस्लामी दुनिया के एतबार से जिक्र करें तो पाकिस्तान पहले नंबर पर है और टर्की दूसरे और मिस्र तीसरे नंबर पर है। पाक फौज की पेशा वाराना महारत के बायस आज दुनिया भी उसकी मुतारिफ हो गई और यही वजह है कि पाक फौज ने भारतीय दिफाई बजट की हामिल इजराइल, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसी अफवाज को भी पीछे छोड़ दिया है। और ग्लोबल फायर पावर ने अमेरिका को इस फहरिस्त में सबसे ताकतवर और बड़ी फौज करार दिया। दूसरे नंबर पर रूस, जबकि चीन की फौज दुनिया के तीसरे नंबर पर है। तो ये तो एक अच्छी खबर थी। और पाक फौज जिस तरह से इस मुल्क कौम के लिए कुर्बानियां देती आई है और ओवर अ डेकेड इन्होंने जिस तरह से पूरे के पूरे कंट्री में ना सिर्फ पीस के लिए काम किया, डिफरेंट ऑपरेशंस किए जिसमें दहशतगर्दी जो एक ज़माने में अरूज पर होती थी ना सिर्फ विद इन कंट्री उसको फाइट किया बल्कि अपने बॉर्डर्स को भी सिक्योर किया। तो सलाम है उन तमाम जवानों को जो इस फौज का हिस्सा हैं और इस मुल्क कौम के लिए अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, वो चाहे टाइम के
हवाले से हो, वो चाहे मेहनत के हवाले से हो, वो चाहे जहानत के हवाले से हो, हमारी फौज किसी से पीछे नहीं है। दूसरी जानिब हमारी फौज के खिलाफ जो प्रोपेगेंडे किए जाते हैं, जो जिस तरह से कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जाती है, उसमें इंडिया कभी भी पीछे नहीं रहता। लेकिन वो कहते हैं ना, झूठ का कोई सर पैर नहीं होता और फिर मुंह की खाना पड़ती है। तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो विद इन इंडिया भी डिस्कस किया जा रहा है वो है जी भारतीय मस्खरा एंकर अर्नब गोस्वामी का प्रोग्राम। मैं सिर्फ शायद इसलिए देखती हूँ कि कभी कभी मेरा हंसने का दिल करे तो मैं कभी देख लेती हूँ कि वो क्या फरमा रहे हैं साहब पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि ऑन स्क्रीन तो वो कुछ और बोलते हैं लेकिन प्राइवेट चैट्स में उनकी कहानियां कुछ और होती हैं और उनके करतूतों ने भारतीय कौमी सलामती के इदारे की इज्जत डबो कर रखती है। उनकी जो चैट सामने आई, मंजरेआम पर आई, क्योंकि ऑलरेडी वो उनके एक केस के हवाले से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उनके तमाम चीज़ों के हवाले से, जिससे ये तमाम चैट्स लीक हुई, उनकी व्हाट्सएप चैट्स। और उन्होंने ब्रॉडकास्ट ऑर्डिनेंस रिसर्च काउंसिल के सरबरा प्राथोदास गुप्ता के साथ ये व्हाट्सएप चैट की, जिसमें भारतीय हुकूमत के इकदामात का भांडा फोड़ दिया। पुलवामा में जो अटैक हुआ था जिसमें 40 भारतीय फौज मारे गए थे, उस चैट में अर्नब गोस्वामी ने ये कन्फेस किया कि उनके पास बाकायदा फैक्ट्स हैं और उन्हें पता है कि ये भारत ने ही करवाया और भारत ने ही अपने फौजी को मरवा दिया, जिसका इल्जाम जाहिर उन्होंने पाकिस्तान पर लगाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वहां भी उनको मुंह की खाना पड़ी। ये तमाम सूरत हाल, ये पूरा स्कैंडल जो हम डिस्कस करेंगे कि अक्सर ऐसे होता है कि पाकिस्तान पर इल्जाम लगाते हैं और फिर भारतीय मीडिया या भारतीय अपने ही स्कैंडल से ये साबित कर देते हैं कि उसमें भारत ही इन्वॉल्व था। इमेच्योरिटी जो है वो उनकी खुलकर सामने आ जाती है। दूसरी तरफ इंडिया में किसान प्रोटेस्ट बहुत अरूज पर है और मुसलसल 50 दिन से धरना दिए हुए, 8 मरतबा हुकूमत से मुज़ाकरात करने की कोशिश की, उनके किसान काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। तो आई थिंक ऐसे इंटरनेशनल कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने या स्कैंडल क्रिएट करने के बजाय वो अपने मुल्की सूरत हाल को कंट्रोल कर ले तो शायद सिचुएशन बेहतर हो जाए, क्योंकि प्रोटेस्ट बहुत बड़े बड़े लेवल पर हो रहे हैं, ख़ास तौर पर जब भारत की मईशत जो है वो मुसलसल गिर रही है। कोरोना वायरस वहाँ पर मुसलसल अटैक कर रहा है। तो मोदी सरकार जो भारत को ऊपर लेके जाने का सोच रहे थे, वो ऐसा लग रहा है कि धड़ाम से नीचे गिरा देंगे और फिर दुनिया देखती रह जाएगी कि इस खित्ते की सुपर पावर बनने की ख्वाहिश रखने वाली एक ऐसी रियासत कैसे ढेर हो गई। इस पर हम बात करेंगे। डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर लियाकत अली तूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो हम किसान प्रोटेस्ट के ऊपर आएंगे, लेकिन जो भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी की पूरी व्हाट्सएप चैट्स मंजर आम पर आई, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि इंडियंस ने ही, भारतीय सरकार ने ही अपने फौजियों को मरवाया है और एक पूरा स्कैंडल क्रिएट करने की कोशिश की। तो पाकिस्तान तो शुरू दिन से ये कह रहा है, तो फिर इसका मतलब झूठ के पैर नहीं होते, वाजे हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये कोई अकेला वाकया नहीं है। इससे पहले भी वो जो गोधरा ट्रेन बर्निंग्स हुई थी और उसके बाद वो जो बॉम्बिंग हुई थी समझौता एक्सप्रेस में, और फिर उसके गोधरा बॉम्बिंग्स के नतीजे में जो ट्रेन बर्निंग के नतीजे में जो अहमदाबाद के अंदर 1000 मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया इंतहाई बेईमाना तरीके से। तो ये हकीकत ये है कि दुनिया को अब ये समझ जाना चाहिए कि भारत एक दहशतगर्द रियासत है, जहां पर एक मानी हुई दहशतगर्द तंजीम की झैली सियासी जमात की हुकूमत है। आपको याद होगा कि जब ये गोधरा ट्रेन बर्निंग हुई तो उसके बाद जब इन्होंने वो अहमदाबाद में फसादात किए तो वहाँ चीफ मिनिस्टर मौजूदा भारत के वजीर आजम मोदी साहब थे, और उन्होंने इस पूरे जो कत्लेआम था इसकी पुष्पनाई की और पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया इसको रोकने के लिए, बल्कि वो आराम से इसको इस तरह देखते रहे जैसे कि एक प्लान तरीका था, और उस प्लान्ड ऑपरेशन के नतीजे में मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। तो पाकिस्तान के साथ भारत की दुश्मनी जो है उसका भी एक लंबा सिलसिला है, 73 साल पे फैला हुआ। वो कोई मौका जाया नहीं करते पाकिस्तान को तकलीफ पहुंचाने का या पाकिस्तान को बदनाम करने का। तो इसी सिलसिले में ये जो अभी चैट सामने आई है, इससे भी जाहिर होता है कि उन्होंने खुद ही अपने फौजियों को मरवाया और फिर पाकिस्तान पे इल्जाम रख दिया। ये वही तरीका है जो ट्रेन बॉम्बिंग्स में हुआ, जो ट्रेन बर्निंग में हुआ, और फिर जिसके
कश्मीर में एक तसलसल है, वो वाकयात करवाते हैं खुद ही अपनी एजेंसियों से और इल्जाम पाकिस्तान पे रख कर फिर पाकिस्तान को धमकियां देने का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। तो इसके नतीजे में पिछले, आपको पता ही है कि तकरीबन 2 साल पहले उन्होंने जो पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रेटेजी, वो क्या सर्जिकल स्ट्राइक्स का एक दावा किया था जी। और फिर उसके बाद पाकिस्तान में आकर बॉम्बिंग करने की कोशिश भी की, जिसके नतीजे में उनको इबरतनाक सुर्खी उठानी पड़ी पूरी दुनिया के सामने। तो ये भारत का एक रवैया है जो दुनिया को समझना चाहिए, और ये रवैया जनूबी एशिया और सेंट्रल एशिया का जो अमन है वो खराब करने की कैपेबिलिटी है इसकी, और इसके नतीजे में पूरी दुनिया को एक बड़ी मुसीबत पड़ सकती है। जंग के शोले इस इलाके में भड़के तो फिर पूरी दुनिया उसके अंदर लपेट में आएगी, उसकी लपेट में, और तमाम जो इंसानियत है उसको नुकसान होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। खुद आबादी 1 अरब 40 करोड़ के करीब है जी। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस पूरे खत्ते में नुकसान करना पड़ेगा, लेकिन फॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान बहुत मैच्योर है और भारत की इस इमेच्योरिटी को पूरी दुनिया अब देख रही है। और आपने ये भी कहा कि 1 अरब की आबादी का ये मुल्क अपने ही लिए नुकसान का बायस बन रहा है। इस तरह के स्कैंडल्स के साथ साथ जो विद इन इंडिया हो रहा है, उनकी मईशत की सूरत हाल देखिए। कोरोना वायरस के हवाले से जो इफेक्ट्स हैं वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और दुनिया में दूसरे नंबर पर है इंडिया, जहां पे सबसे ज्यादा ये वायरस अटैक कर रहा है। अब किसान प्रोटेस्ट का अगर जिक्र करें, 50 दिन से धरना दिए बैठे हैं वहां पर किसान, और मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे, एहतजाज में शिद्दत भी आ रही है और डिफरेंट रियासतों से अब किसान भी बाहर आ रहे हैं। तो इंडिया तो मुझे लग रहा है कि किसी और के ऊपर इल्जाम या किसी और के ऊपर अटैक क्या ही करेगा, वो तो अपना ही बेड़ा गर्क करने पर तुला हुआ है, जो कि नजर भी आ रहा है। जी हाँ, वहाँ पर किसानों का जो एहतजाज जारी है वो हुकूमत की इंतहाई जालिमाना पॉलिसीज हैं, जिनकी वजह से किसानों को बहुत पीछे धकेल दिया गया है। मईशत किसानों की जो अंदरूनी उनकी अपनी किसानों की एक कम्युनिटी के हैसियत से जो उनकी मईशत है वो बर्बाद हो चुकी है। वो फसलें उगाते हैं, उन फसलों का उनको कोई मुआवजा नहीं मिलता, और फिर उनके ऊपर टैक्सेस ऐसे हैं कि उनका कोई मुनाफा नहीं होता उनको एग्रीकल्चर में, और फिर फैसिलिटीज जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही हैं, विड्रॉ करते जा रही हैं। तो मेजर फार्मिंग कम्युनिटी वहाँ पे सिख भी हैं, और सिखों को इसके अलावा भी बहुत शिकायत हैं उनसे, उनके साथ भारत में तो तमाम अक़लियतों के साथ एक इंतहाई जिल्लत आमेज इम्तियाजी सलूक किया जाता है। अभी यूपी के चीफ मिनिस्टर ने जो बयान दिया है कि मुसलमान बराबर के शहरी नहीं है, और इसी तरह वो दूसरी अक़लियतों को भी ट्रीट करते हैं, और कत्ल-ओ-गारत का सिलसिला जारी रहता है, बहाने बनते हैं और उसके बाद प्रोग्राम्स किए जाते हैं। उन प्रोग्राम्स के नतीजे में वो अक़लियतों को दबा के रखना चाहते हैं, अक़लियतों को दबा कर रखना चाहते हैं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, मैं तो ये समझती हूँ कि वो अपने शहरियों को ही उनके बेसिक राइट। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मुल्क भर में कोरोना की सिचुएशन पर एक नजर डाल लेते हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 46 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि कोरोना से इंतकाल करने वालों की टोटल तादाद 10,997 हो गई है और कोरोना का वार मुसलसल जारी है। 1,920 नए केसेस सामने आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा फर्क आया है, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने ये देखा कि 3,000 तक फिगर्स क्रॉस कर गए थे, लेकिन आज गुज़श्ता 24 घंटों की जो तादाद है NCOC के मुताबिक वो 1,920 है, और टोटल तादाद मरीजों की अब तक पहली और दूसरी वेव को मिलाकर 5,21,211 हो गई, जबकि फाल केसेस जो हैं वो इस वक्त 34,986 हैं। पाकिस्तान में बच्चे कितने मुतासर हुए हैं कोरोना से, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। और ये पूरा एक डाटा इकट्ठा किया गया कि कोरोना की वबा ने जहां पूरी दुनिया को लपेट में रखा, और ये भी कहा गया कि बच्चे इस खतरनाक वबा से निस्बतन कम मुतासर हुए हैं। इस हवाले से दुनिया भर की शरह का अगर जिक्र करें तो कुल अमवात का 1% जो है वो नंबर बच्चों का है, और आलमी तिब्बी तहकीक ये बताती है कि कोरोना का शिकार 1% से भी कम बच्चे इस बीमारी के नतीजे में इंतकाल किए हैं, और एक बड़ी तादाद को ICU की जरूरत नहीं पड़ी। और अब अगर पाकिस्तान का जिक्र कर लें तो अब तक 5 लाख मुतासिरीन में से 1 से 10 साल के बच्चों की तादाद 17,000 है, जो कि 3.4% बनती है। कोरोना मुतासिरीन में 11 से 20 साल के 43,600
13 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, जो टोटल 5.5 लाख में से हैं, और ये मजमूई मुतासरीन का 8% बनते हैं। और मुल्क भर में 10,700 से ज़ायद अमवात हुई, जिनमें से 1 से 10 साल की उम्र के बच्चों की तादाद 15 और 11 साल से 20 साल की उम्र वालों की तादाद 44 है। और बच्चों की इस वबा से कम मुतासर होने के मुख्तलिफ अवामिल के साथ साथ उनकी एक बड़ी वजह उनके ACE2 रेस्पिरेटर्स हैं, जो बच्चों में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। दैट मीन्स कि जो हम इन शॉर्ट कहते हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी बड़ों से थोड़ी बेहतर होती है। उसी वजह से कोरोना के असरात जो हैं वो उनको रोक देते हैं। कोरोना ने सबसे ज़्यादा 31 से 40 साल के अफराद को अपनी लपेट में लिया, और सबसे ज़्यादा 60 से 70 साल उम्र के अफराद जो हैं वो इस बीमारी से जाँ बहक हुए हैं। और हमने ये देखा है कि यंग लोग जो हैं, मैं उसमें थोड़ा सा ये भी कहना चाहूँगी कि 25+ लोग जो हैं वो ज़्यादा हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो कोरोना वायरस का शिकार होते हैं। लेकिन जो एजेड लोग हैं, जो थोड़े से ज़ईफ़ लोग हैं या बड़ी उम्र के हमारे घर के बड़े हैं, उनके ऊपर ये बीमारी बड़ी ख़तरनाक हद तक बड़ा डेडली असर करती है। उसके लिए सिर्फ इतना सा तरीक़ेकार है कि आप लोगों ने ख्याल रखना है, अपने लिए ना सही, क्योंकि हम लोग रिकवर कर जाते हैं। जो यंग लोग हैं उनकी एनर्जी, उनकी जो इम्यूनिटी की एक पावर होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन हम कैरियर भी बन सकते हैं। सिर्फ इस चीज़ को ख्याल रखें कि हम वो वायरस घर लेकर जा सकते हैं, अपने बड़ों को इस वायरस में मुब्तला कर सकते हैं, और उनका सर्वाइवल या उनका इस बीमारी से लड़ने का जो पूरा एक सिस्टम है, जो उनकी एनर्जी है, वो जाहिर है हमारे जैसी नहीं होती। तो खुदा ना खास्ता कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। उसके लिए क्या है, सिर्फ एहतियात करनी है, मास्क का इस्तेमाल करना है, हाथ बार बार धोने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना है। दीज आर द 3 थिंग्स जो आपको कोरोना वायरस से बचा सकती हैं। ऑल्दो वैक्सीन के बारे में कहा जाता है कि वैक्सीन जो है कोरोना वायरस से आपको बचाने में अपना भरपूर रोल प्ले करेगी, और वैक्सीनेशंस का जो प्रोसेस है वो मुल्क भर में जारी है। और UHSP इस हवाले से एक ट्रायल कंडक्ट कर रहा है, जो डिफरेंट कंपनीज के साथ पूरे पाकिस्तान में ट्रायल्स हो रहे हैं। उनमें से एक ट्रायल जो है वो UHSP कंडक्ट कर रहा है, जिसमें करीबन 18,000 पाकिस्तानी वॉलंटियर्स जो हैं जिनको ये वैक्सीन लगाई जाएगी, और एंटी स्पाइक्स की वैक्सीन है। लेकिन इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो दुनिया भर में, जैसे फाइज़र का हम जिक्र करते हैं जो अमेरिका की वैक्सीन है, फिर रशिया भी इसके ऊपर काम कर रहा है, कुछ कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने तहकीक की, UK की कुछ वैक्सीन्स हैं उनके ऊपर भी बात हो रही है पूरी दुनिया में। तो हमारे यहाँ वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने यह दावा किया है कि रवां बरस फरवरी मार्च तक एक तो नहीं 3 कोरोना वैक्सीन जो हैं वो पाकिस्तान में आ जाएंगी। असद उमर ने यह भी कहा कि हुकूमत ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन की मंजूरी दे दी है, और सबसे पहले वैक्सीन लगाने के लिए 3 लाख हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनकी रजिस्ट्रेशन भी कर ली गई है। तो हमारे जो फ्रंटलाइन फाइटर्स हैं, वो डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, पैरामेडिक्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन कर ली गई है, और 3 लाख के करीब ऐसे हेल्थ वर्कर्स हैं जिनको ये वैक्सीन लगाई जाएगी। उम्र रसीदा अफराद के लिए भी दस्तयाब होगी ये वैक्सीन, और इसके साथ साथ इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स चूंकि नहीं है, तो स्टडी कंप्लीट होने के बाद जब ये यहाँ पर आएगी तो ऑब्वियसली उस पर एतमाद भी ज़्यादा होगा हेल्थ वर्कर्स के बाद। फिर मेक श्योर किया जाएगा कि वैक्सीन पूरी हो, इनफ हो कि हम आम आदमी तक भी पहुंचा सके। इसी के साथ साथ हम थोड़ा जिक्र कर लेते हैं अपनी पूरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, जहां पर मेडिसिन के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की की है, और इस कोविड-19 में बहुत सी चीज़ों में पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ। वहीं पर बहुत सी रिसर्चेस के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल काम भी हुए। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के मशीर ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक जावेद ने यह बताया कि मेड इन पाकिस्तान डायलिसिस, एक्सरे मशीनों समेत दीगर तिब्बी आलात बहुत जल्द दुनिया भर में फरोख्त के लिए दस्तयाब हो जाएंगे। ये वो आलात हैं जो हम किसी ज़माने में बैनुल-अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ ममालिक से ख़रीदा करते थे। तो आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू फवाद चौधरी साहब, जिन्होंने बहुत इस पर काम किया और फोकस किया। पाकिस्तान ने करेंसी नोटों को कोरोना वायरस समेत दीगर जरासीम से पाक करने वाली मशीन भी बना ली है। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक जावेद ने मजीद ये भी कहा कि PEC ने ऑक्सीजन जो पूरे कंटेनर्स हैं उस समेत UV एयर प्योरीफायर्स जो हैं वो भी तैयार कर ली हैं। और वेंटिलेटर से मुतालिक उन्होंने बताया कि जनवरी के आखिर तक मेड इन पाकिस्तान वेंटिलेटर्स मुल्क में दस्तयाब होंगे, जबकि फरवरी में हम ये बरामद करने की पोजीशन में होंगे। खुशाइंद बात है, तारिक जावेद साहब ने यह भी कहा कि वेंटिलेटर्स की मकामी तैयारी में भारी दरामदी ड्यूटी लागत बढ़ा रही है, ताहम उस वक्त पार्ट्स पर ड्यूटी ज़्यादा और दरामदी वेंटिलेटर्स पर 5% ड्यूटी है। और मशीद
TEC ने यह भी बताया कि मेड इन पाकिस्तान आलात को मार्केट में मसावी मौके दिए जाएंगे, क्योंकि इंपोर्टर्स माफिया PEC को नुकसान पहुंचाना चाहता है, खतरनाक साबित हो सकता है। तो हम अगर अपनी इंडस्ट्री में और अपने होम ग्राउंड पर ये तमाम चीजें तैयार करेंगे तो ना सिर्फ कीमतों में कमी होगी बल्कि इजीली अवेलेबल भी होगा, और इससे बाहरी दुनिया से जो हम चीजें मंगवाते हैं उसमें कमी वाकई होगी। एंड डेफिनेटली आपकी जो ग्राउंड इंडस्ट्री है, ये जो आपकी लोकल इंडस्ट्री है, उसमें ग्रोथ आएगी और सिचुएशन बेहतर होगी। तो इंशाल्लाह जी इस हवाले से भी एक ये अच्छी खबर थी जो हमने आपके साथ शेयर की। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक अच्छी खबर जो बहुत पहले अनाउंस तो की गई थी, लेकिन फिर वक्फे से उस पर थोड़ा काम होता रहा। अब भी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं इस हवाले से, कुछ बात की जा रही है। बड़ा मुश्किल हो, पहले तो तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर ले आना, एक साथ बिठा देना, वो लोग खास तौर पर जो कोई मौका नहीं छोड़ते एक दूसरे के ऊपर तनकीद करने का, एक दूसरे के प्लान्स को कंट्रोवर्सीज बनाने का, स्कैंडल्स को हाईलाइट करने का। कितना मुश्किल है। आप सोचिए कि एक ही टेबल पर बैठकर वो सारे लोग एक फोकस करें एक इशू के ऊपर और अग्री भी कर जाएं। बड़ा यूनिक है ये जी। और मैं बात कर रही हूँ कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की, जो वफाकी हुकूमत ने अनाउंस किया, उसके बाद कमेटी बनाई गई। कराची के जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं उसमें आप पीपल्स पार्टी का जिक्र कर लें, आप मुत्तहिदा का जिक्र कर लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र कर लें। ये वो तीन बड़ी जमातें हैं जो कराची में मेजर स्टेक होल्डर हैं और उन्होंने आपस में बैठ कर कराची के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के ऊपर काम करना है। ओवर द वीकेंड एक पेशरफ्त हुई जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इस मीटिंग के बाद, और उन्होंने कहा कि तमाम सियासी इख्तलाफात को एक तरफ रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कराची को दुनिया के खूबसूरत और रहने वालों के लिए मौजूद शहर में से एक बनाने के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं। वफाकी और सिंध हुकूमत ने इस बात पर इत्तफाक किया कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत मनसूबा मुश्तरका तौर पर मुकम्मल कर लिया जाएगा। सो ये है वो डिफरेंट चीज़ जो मैं आपको जिक्र कर रही थी कि बड़ा मुश्किल होता है तमाम जमातों को एक पेज पर लेकर आना और एक ही एजेंडे के ऊपर बात करना। हफ्ते के दिन ये वज़ीर आला हाउस में कराची राब्ता कमेटी के इजलास के बाद ये मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें फिर मुराद अली शाह ने कहा कि बारिशों के बाद वफाकी और सूबाई हुकूमत ने निकासी आब के लिए जो मनसूबा बनाया था उसमें नालों की सफाई, तजावुज़ात हटाने का प्लान, फिर उसमें ट्रांसपोर्ट का प्लान हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र हो, फिर उसमें कारोबारी सिचुएशन बेहतर करने का जिक्र हो। ये तमाम वो चीज़ें हैं, ये तमाम वो इशूज़ हैं जो कराची फेस कर रहा है और उसको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ एक और बड़ा इशू जो चल रहा है वो मरदमशुमारी का चल रहा है और मरदमशुमारी के हवाले से पाक सरजमीन पार्टी ने तो एक बड़ी रैली निकाली ही, प्रोटेस्ट किया ही। पीपल्स पार्टी भी इख्तलाफ रखती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि वफाक में भी उनकी पूरी एक जैसे कहते हैं ना कि वफाक की नुमाइंदगी करती है सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो वो अग्री नहीं करते और वो कहते हैं कि मरदमशुमारी जो हुई है वो बिल्कुल ठीक हुई है, वफाक ने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल ठीक लिया। तो इस तमाम सिचुएशन में पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड करती है, मुत्तहिदा कहाँ स्टैंड करती है, और फिर उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे डिफेंड कर सकेगी सेम टेबल पर बैठकर, जहां आप एक बात पे अग्री कर रहे हैं और दूसरे पर नहीं कर रहे। इस पर हम बात करेंगे। कंट्रोलर न्यूज़ और ब्यूरो चीफ कराची से हमारे साथ मौजूद हैं 24 न्यूज़ आसिफ जाफरी, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जाफरी साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आसिफ जाफरी साहब वक्त देने के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का अगर हम जिक्र करें तो मुझे लगता है कि ओवर द वीकेंड ये एक अहम पेशरफ्त थी कि कराची के मसाइल के ऊपर बैठकर तमाम जमातें जो कराची में रूल कर रही हैं या करती आई हैं, मेजर स्टेक होल्डर्स में से हैं, उन्होंने बैठकर एक पेज पर होकर कुछ डिसीजंस लिए, कुछ अनाउंसमेंट्स की। क्या कहेंगे आप? जी, ये एक बेहतरीन काम हुआ है कराची के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमेशा हमने देखा है कि सियासत ही होती है, लेकिन इस मरहले पर आकर ये जो तब्दीली आई है इस पे तमाम जमातें, वफाक और सिंध की जो सूबाई जमातें थीं और वफाक और सूबाई गवर्नमेंट जो है वो मिल बैठकर एक चीज पर तो ये मुत्तफिक हुए हैं कि कराची की ट्रांसफॉर्मेशन की जाएगी और इस पर बाकायदा तौर पर काम स्टार्ट हो गया है। अगर मैं इसको वन बाय वन डिस्कस करूं तो सबसे पहले एक अहम चीज जो थी वो है तजावुजात की। नाले का इशू आपको याद होगा, जब बारिशें हुई थी तो कराची सारा टूट गया था। जी। उसके बाद यहाँ पे तमाम इदारे बैठ गए थे आपस में और ये काम शुरू किया गया। इसमें कोर्ट ने भी जो है वो काफी इसमें किरदार अदा किया। उसके बाद वफाकी हुकूमत की तरफ से भी, फिर जो है वो हमारे जो अस्करी इदारे हैं उनकी तरफ से भी ये सपोर्ट मिली और इस पर अब बाकायदा तौर पर काम शुरू हो गया है। और आप अगर खबरों में देख रही हैं तो कराची में नाले के जो है 3 बड़े नाले, उनके तजावुजात
की सफाई हो रही है और तजावुजात को साफ करना जो है वो सूबाई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी और सूबाई गवर्नमेंट इस जिम्मेदारी को पूरी तरह अब निभा रही है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं, ये तो चीज होगी जो अभी हमें ग्राउंड पे नजर आ रही है होते हुए, और बैक एंड पे जो काम हो रहा है अगर हम उसकी बात करें तो वफाक के जो है प्रोजेक्ट्स यहाँ पर काफी चल रहे हैं, जिसमें ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट है, 5 पुलों की तामीर का मंसूबा है और मंगोलिया रोड समेत काफी मंसूबों पर वफाक ने काम मुकम्मल कर चुकी है। और इसके अलावा सर्कल रोड का मंसूबा, सर्कल रेलवे का मंसूबा भी जो है वो भी चल रहा है। ML1 से पहले जो है वो सर्कल रेलवे का मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। CR पर भी काम, KCR पर भी काम हो रहा है। इसके अलावा इश्तिहारात भी इस पे जारी किए जा चुके हैं और काम हो रहा है। वफाक और जो सूबाई गवर्नमेंट है वो मिलकर कराची की रौनकें बहाल करने के लिए अब मिलकर काम कर रही हैं। बिल्कुल आसिफ जाफरी, इसमें भूलिएगा मत कि तजावुजात को क्लियर करने में अदालत ने ज्यादा अहम रोल प्ले किया है एंड आई थिंक अदालत के डिसीजंस के ऊपर ही बेस करते हुए ये तजावुजात और इंक्रोचमेंट को खत्म करने के हवाले से काम हो रहा है। तो मैं इसमें ये कहूंगी कि अदालत का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा, खासतौर पर इंक्रोचमेंट खत्म करने में। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल है जाफरी साहब, दोनों जमातें खास तौर पर मतलब पीपुल्स पार्टी और PTI, उनका एक पेज पर आना या एक मिलकर डिसीजन लेना, खासतौर पर जहां आपका पैरेलल एक और स्कैंडल चल रहा, एक और इशू चल रहा हो और वो मरदमशुमारी के हवाले से भी है। एक तरफ ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, 1100 अरब रुपए वफाक ने जो पीपल्स पार्टी को पैसे देने हैं या इस ट्रांसफॉर्मेशन तहत सिंध को पैसे देने हैं, उसमें भी बात हो रही है कि हमारा जो पहले NFC अवार्ड के तहत हिस्सा है वो भी क्लियर कर दे। तो इख्तलाफात तो एग्जिस्ट करते हैं, बहुत से इश्यूज भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन क्या कराची के लिए आपको वाकई लग रहा है कि ये दोनों जमातें, मुत्तहिदा को भी शामिल अगर कर लें कि तीनों जमातें जो हैं वो मिलकर बैठकर वाकई में सिर्फ कराची के लिए काम करेंगी? देखिए, इसमें एक चीज का मैं जरूर कहूंगा कि इसके लिए दिल बड़ा करने की जरूरत है तीनों जमातों को। जब आपको मिल बैठकर काम करना होता है तो आपको दिल बड़ा करना पड़ता है। इस पे मुराद अली शाह ने बड़ा अच्छा इस पे स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि सियासत के लिए और भी चीजें हैं, सियासत और भी इश्यूज पर हो सकती है, लेकिन कराची के लिए हमें मिल बैठकर काम करना होगा। इस पे वाज़ेह तौर पर मुराद अली शाह ने ये बात कही और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया है कि हमें वाकई कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो तहफ़्फ़ुज़ात साथ साथ हैं। जैसे आपने मरदमशुमारी की बात की है, मरदमशुमारी पे सिर्फ आपकी ये पीपल्स पार्टी ही नहीं, आपकी MKM ही नहीं बल्कि जमात इस्लामी भी इसके ऊपर जो है वो काफी स्टैंड दिया हुआ है उन्होंने। अगर हम देखें तो PTI के अलावा तमाम जमातों को मरदमशुमारी पर इशू है और इस पर ये बात हो रही है। और आप ही ने बात तो ये शुरू में बात कही कि चूंकि वफाक को नुमाइंदा जमात है, वफाक की नुमाइंदा जमात है PTI, तो वो ये कह रहे हैं कि मरदमशुमारी ठीक हुई है। लेकिन इस वक्त अगर हम सूबे की सूरत हाल देखते हैं तो PTI के अलावा सूबे में तमाम जमातें इस बात को लेके चल रही हैं कि मरदमशुमारी ने कराची को उस तरह नहीं दिखाया। बिल्कुल, और अभी आप देखिए रिसेंटली पाक सरजमीन पार्टी ने एक बहुत बड़ी रैली निकाली कराची में, उसके ऊपर भी काफी लोग जो हैं उन्होंने शिरकत भी की। आपने कहा PTI जो है सिर्फ वो नहीं मान रही है और कल ये असद उमर ने कहा भी कि मरदमशुमारी बिल्कुल ठीक हुई है और काउंटिंग बिल्कुल ठीक हुई है। जाहिर है उन्होंने अपनी फेडरल गवर्नमेंट का ऑब्वियसली पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, वफाकी मिनिस्टर भी हैं और चीज़ों को देख भी रहे हैं, ऑल्दो उनका ताल्लुक कराची से। आसिफ जाफरी, मुझे ये बताइएगा कि कितना टाइम लगेगा इस ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में के तहत कराची जो बेहतर होगा? अभी तो मीटिंग्स हो रही हैं, कुछ ग्राउंड पर भी काम हो रहा है, लेकिन कोई टाइम फ्रेम आपको नजर आता है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितना टाइम लगेगा कराची दोबारा उसकी रौनकें बहाल हो जाएं, बेहतर हो जाएं? क्योंकि साथ साथ ट्रांसपोर्ट के भी काम चल रहे हैं ना, ग्रीन लाइन के ऊपर भी काम हो रहा है, कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी काम कर रही है कराची के अंदर अलग से ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के अलावा। देखिए जी, तामीर गुलिस्तान करने के लिए जो है वो टाइम ज्यादा चाहिए और जिस कदर खराबी इस शहर में आ चुकी है गुलिस्ता अदवार में, कितना अरसा इसको लगा है खराब होने में। अब वो इसको अगर आप टाइम लाइन में कहें तो मेरी नाकी शकल इसको टाइम लाइन में नहीं बना सकती है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना आएगा। मैं मिसाल देता हूँ इसकी कि अगर आप तजावुजात को खत्म करने की तरफ चलें तो तजावुजात को खत्म करने के लिए इस कदर ज्यादा पब्लिक की तरफ से आपको प्रॉब्लम आएगा और आ रहा है, क्योंकि पब्लिक ने तो वहाँ पे कब्जा जो है वो कब्जा माफिया ने वहाँ कब्जा करके पब्लिक को बेची है वो जगह, अवाम ने वो खरीदनी है, अवाम ने खरीदी सस्ती। हाँ, उन्होंने भी क्राइम किया। एक चीज जो अगर 10 लाख की थी
वो उन्हें 3 लाख की मिल गई तो उन्होंने फौरी तौर पे खरीद ली, ना उसका कागज देखा ना कुछ किया और वहां पे रहना शुरू कर दिया। अब वो तजावुजात की जगह पे थी। जैसे अगर मैं महमूदाबाद के नाले की बात करूं तो वहां से जब गुजर रहे थे तो एक चीज देखी कि पूरी एक सड़क बंद है, जो यहाँ पर 50 फुट की एक सड़क होती थी, वो सड़क बंद होके एक गली बन चुकी है और वहां पे सिर्फ अब मोटरसाइकिल, साइकिल और ये छोटी मतलब गुजरने की जगह है और बाकी सारी जगह पर घर बन चुके हैं जिसे अब गिराया जा रहा है। अब इसको गिराने में गवर्नमेंट को तकरीबन 6 से 7 माह लग गए हैं। बिल्कुल ठीक। अगर हम इस तरह देखें तो बहुत सारी चीजें इस तरह, इसी तरह सर्कल रोड है, सर्कल रेलवे है, सॉरी सर्कल रेलवे पे अगर हम देखें तो वहां पर भी तजावुजात इसी तरह कायम हो चुकी है, लोगों ने घर बना लिए हैं। और तो आप ये कह रहे हैं कि टाइम लगेगा लेकिन स्लो एंड स्टडी वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट स्पॉट जहां पर कराची बेहतर होगा और एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो है उसके असरात नजर भी आना शुरू हो गए। तजावुजात का खात्मा जो है वो वाकई में बड़ा खुशाइन था और जिस तरह से ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया है वो भी काबिले तारीफ है, जो जिसमें पुलिस वालों ने शिरकत की, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने शिरकत की और फिर लोगों ने खुद भी, ये भी हमने सुना था कि अपनी जो जगह है उसको क्लियर करना शुरू कर दिया था क्योंकि अदालत के बड़े स्ट्रिक्ट इसमें मौजूद थे डिसीजन और फिर उसके साथ साथ जो डिपार्टमेंट्स हैं वो काफी विजिलेंट नजर आ रहे थे। तो विजिलेंसी इज द पॉइंट जिसके बाद अगर आप विजिलेंट रहेंगे अपने डिसीजंस में तो कराची की सूरत हाल बेहतर हो सकती है। आसिफ जाफरी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और इस पूरे प्लान के हवाले से जो आपके पास अपडेट्स थी वो हमें दे रहे थे। थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और क्रिकेट की दुनिया से खबर शामिल कर लेते हैं। 14 साल के बाद जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई है, जो कि बड़ा ही खुशाइंद एक इकदाम है और जनूबी अफ्रीका की टीम अब ऑब्वियसली पूरे क्वारंटीन के प्रोटोकॉल्स को पूरा करना है, तो उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट्स जो हैं वो मनफी आई हैं और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका की तमाम खिलाड़ी और मैनेजमेंट जो अब क्लियर हो चुके हैं, उन्होंने दूसरा टेस्ट भी करा लिया। दूसरा टेस्ट होगा उनका 20 जनवरी को, जबकि जनूबी अफ्रीका की मेहमान टीम होटल में 5 रोजा क्वारंटीन में रहेगी और दौरान क्वारंटीन होटल से मुत्तसिल कराची जिमखाना ग्राउंड में प्रैक्टिस करती रहेगी। दूसरे कोरोना टेस्ट के बाद जनूबी अफ्रीका की टीम नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस कर सकेगी और फिर पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट मैच 26 जनवरी को खेला जाएगा। कुछ अच्छी कारकर्दगी नहीं थी पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हम सीरीज खेल कर आए, लेकिन अब देखना ये होगा कि अपने होम ग्राउंड पर, ऑल्दो विदाउट ऑडियंस ये पूरा मैच होगा, लेकिन अपने होम ग्राउंड पे खेलने का एक प्रेशर थोड़ा और होता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, यू नेवर नो विद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। बट एनीवेज जो टीम अनाउंस की गई, स्क्वाड सेलेक्ट किया गया, उसकी कारकर्दगी कैसी रहेगी, क्या हम ये कैपेसिटी और कैपेबिलिटी रखते हैं कि हम जीत सके, इस पर हम बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल सत्तार हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हाशमी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया हाशमी साहब वक्त देने के लिए। 14 साल के बाद हमारी जो टीम है, साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो पाकिस्तान आई है और हमारी टीम खेलने जा रही है उसके साथ अपने होम ग्राउंड में। आप इसको खुशाइंद करार देते हैं? सबसे पहले तो ये बताइएगा। जी, ये बहुत खुशाइंद बात। इंटरनेशनल क्रिकेट का जो दरवाजा था वो छोटी टीम खोला था, लेकिन वो इतना अच्छा तजुर्बा आना शुरू हुई है और इस साल इंग्लैंड भी आएगी, इंशाअल्लाह अगले साल ऑस्ट्रेलिया। ये बड़ा खुशाइंद दौर है उनका, बड़ा खुशाइंद दौर है। बिल्कुल ठीक। सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही थी इसलिए मैं प्रॉपर्ली एंड वाली लाइन आपकी सुन नहीं सकी, लेकिन फिर आपने रिपीट कर दी, थैंक यू। अच्छा, ये जो स्क्वाड अनाउंस किया गया है अब, जिसमें टीम के अंदर उन प्लेयर्स को तो निकाल दिया गया जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ जब हम मुख्तलिफ सीरीज खेल रहे थे अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो क्या आप समझते हैं कि जो टीम सिलेक्शन की गई है, स्क्वाड सिलेक्शन की गई है, वो ठीक है, वो कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल होगा? देखिए सिमल, ये एक्चुअली क्रिकेट बोर्ड जो है ना, ये एक तजुर्बा गाह है। हमारे यहाँ तजुर्बे करते हैं, कंटिन्यूटी नहीं है। जो इस वक्त इन्होंने टीम अनाउंस की है उसमें 8 नए लड़के शामिल किए हैं। हाँ जी, और वो डोमेस्टिक सीजन में परफॉर्मेंस दिखाने वाले, और ये वो 8 लड़के हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में दिखाई है, परफॉर्मेंस दिखाई है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट जो है ना, वो एक अलग आर्ट है, उसको आप नए
लड़कों पर नहीं फेंक सकते, मतलब तजुर्बा नहीं कर सकते कि जी आप इनको खिला लें, इनको खिला लें। एक आध लड़के को मौका दे सकते हैं, लेकिन आपके पास एक तजुर्बाकार टीम होनी चाहिए, और वो भी जनूबी अफ्रीका जैसी टीम के खिलाफ तो बहुत ही तजुर्बाकार लोग दरकार थे। अब इन्होंने बज़ाहिर तो बड़ी मुतवाज़न टीम दी है, और ये पहली असाइनमेंट है मोहम्मद वसीम की, जो चीफ सेलेक्टर बने तो उन्होंने पहली असाइनमेंट में अपने तौर पर तो बड़ा अच्छा दिखाया है कि 8 नए लड़के शामिल किए हैं, कुछ पुराने खिलाड़ी लिए हैं और इस तरह से। लेकिन इस पे बड़े सवाल हैं। मसलन इन्होंने ताबिश खान को लिया है, बड़ा अच्छा होनहार बॉलर है वो, लेकिन अब उसकी उम्र 36 साल हो गई है, और इस उम्र में दुनिया की बाकी टीमों में बल्लेबाज भी नहीं लिए जाते, ये तो फास्ट बॉलर है। मेरी समझ से ये बात बाहर है कि मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप करके आपने ताबिश को लिया है, तो क्या ताबिश 36 साल की उम्र में ये बोझ उठा सकेगा? और इसके अलावा इन्होंने मतलब दीगर खिलाड़ियों में हारिस रऊफ को इन्होंने खिलाया है। हारिस रऊफ तो टेस्ट का खिलाड़ी है ही नहीं, वो तो अभी T20 में ही तबाह आजमाई कर रहा है, और टेस्ट में आप उससे क्या तवक्को करेंगे? हमारे पास इस वक्त जो बॉलिंग स्क्वाड है उसमें खासी जो कमी पाई जा रही है कि तजुर्बाकार बॉलर्स नहीं है। सिर्फ हसन अली एक अच्छे बॉलर इसमें शामिल हुए हैं, वो भी बड़ा कम बेहतर किया उन्होंने, और वो यहाँ शामिल हुए हैं, उनसे तवक्कुआत वाबस्ता हो सकती हैं। बाकी तो मुझे लगता है कि यहाँ हमें बहुत नुकसान होने वाला है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं नुकसान होने वाला है। इस टीम में अजहर अली भी हैं, फवाद आलम है और बाबर आजम, जिनके ऊपर हम मुझे लगता है कि जरूरत से ज्यादा रिलाई कर लेते हैं और फिर वो प्रेशर में भी आ जाते हैं। अच्छे प्लेयर हैं नो डाउट, लेकिन क्या बचा सकेंगे हमारी ये पूरा स्क्वाड जो है वो सीरीज को? देखिए, हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो ओपनिंग का है। आपने यहाँ पर आबद अली एक रेगुलर ओपनर है जिसको लिया, और उसके साथ 3 ओपनर और लिए हैं जो ना तजुर्बाकार हैं, जो पहली दफ़ा शायद खेले हैं। अब्दुल्ला शफीक हैं इसमें, और इसके अलावा 2 खिलाड़ी और उन्होंने लिए हैं, वो मोहम्मद इमरान भट्ट है एक, उसको लिया है। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये वो कॉम्बिनेशन बन सके। अब आपकी टीम की पूरी स्ट्रेंथ जो है ना वो बाबर आजम पर और फवाद आलम पर और अजहर अली पे, ये इस पे बेस कर रही है बैटिंग जो है। तो इनमें कौन क्लिक करेगा और कौन नहीं क्लिक करेगा। और जो जनूबी अफ्रीका की टीम आई है उसके पीछे मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बताता हूँ कि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो मार्क बाउचर है, जो उनके कोच है। मार्क बाउचर अपने दौर के बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं वो, और वो विकेट कीपर भी थे, और एक दफा गेंद उनके आंख में लगी थी तो उनकी एक आंख जाया हो गई थी, और उसके बाद उन्होंने क्रिकेट छोड़ दी थी। वो इतने तजुर्बाकार कोच हैं कि वो अपनी टीम को बहुत अच्छा लड़ा सकते हैं। जबकि हमारे यहाँ जो कोच है उनका हाथ बांध दिए गए हैं, मतलब उनसे सारे इख्तियारात वापस ले लिए गए हैं। कोच ना टीम सेलेक्ट कर सकता है, ना कप्तान को मशवरा दे सकता है, वो सिर्फ उनकी बैटिंग टेक्निक ठीक करा देगा, बॉलिंग टेक्निक ठीक करवा देगा, कितनी करवा देगा। वो भी ठीक नहीं होती है। आपने देखा है कि यंग लोगों को अभी भी ग्रूमिंग की जरूरत है, और वो भी ग्रूम्ड जो पॉलिश्ड प्लेयर्स हैं वो नजर नहीं आते। अच्छा, मुझे हाशमी साहब ये बताइएगा कि मोहम्मद वसीम जो चीफ सेलेक्टर हैं, उनका ये कहना है कि हमने कारकर्दगी की बेस के ऊपर टीम सिलेक्शन किया है। हर दफा हर सीरीज शुरू होने से पहले हम जब टीम को डिस्कस करते हैं या सिलेक्शन ऑफ टीम डिस्कस करते हैं तो उसमें हम ये कहते हैं कारकर्दगी की बेस। और वो बेस क्या होती है? कोई एक सीरीज, कोई एक मैच जिस पर अगर कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं कर सका, इसको बाहर निकाल दो। डोमेस्टिक इसने अच्छा खेला, इसको इन कर लो। तो ये बात बड़ी सोचने वाली है कि टेस्ट क्रिकेट एक मैच्योर क्रिकेट होती है, और ये मैच्योर लोग इसको पसंद भी करते हैं, और एक क्रिकेटर नजर ही टेस्ट क्रिकेट में आता है। छोटे बच्चों को, यंगस्टर्स को जिन्होंने अभी खेलना शुरू किया है, आप उसको टेस्ट के स्क्वाड में डाल दें और उनकी परफॉर्मेंस बेहतर ना हो तो उनका तो करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। अब्दुल्ला शफीक के साथ भी तो यही हुआ ना कि अब्दुल्ला शफीक जो है वो अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन T20 के 2 मैच खिला दिए। वो तो T20 का था ही नहीं, न्यूजीलैंड में उसको खिला दिया और उस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। अब सवाल ये है कि हमारा जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है या डोमेस्टिक क्रिकेट है वो इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ जाके कहीं उसका बनता है, कंपैरिजन बनता है? हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो तो बहुत पुअर है, और टेस्ट क्रिकेट जो है वो एक क्लासिक क्रिकेट है, एक आर्ट है। वहाँ पर जाने के लिए तो बड़ी मंजिलें तय करना पड़ती हैं। यहाँ आप एक मैच में सेंचुरी करते हैं, अगले मैच में उसको ले आते हैं। हारिस रऊफ की क्या मिसाल है, उसके पीछे कितनी, यानी उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में 4 रोजा क्रिकेट खेली है। T20 का खिलाड़ी, उसको आप टेस्ट खिला रहे हैं। इसी तरह मैंने आपको ताबिश का बताया कि 10 साल तक उसको जाया करके अब उसको चांस दे रहे हैं। इस तरह से खिलाड़ियों को जाया किया जाता है। अब मुझे मोहम्मद वसीम साहब ये बताएं कि उन्होंने कौन सी डोमेस्टिक क्रिकेट देखी है जहां पर जाकर उन लड़कों को उन्होंने फॉलो किया कि ये बड़े अच्छे खेलते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। असद शफीक, मेरी बात सुनिए, असद शफीक एक नाम है,
एक मुस्तमिल नाम है। उसके साथ हारिस जो है वो ठीक है, न्यूजीलैंड में नाकाम हो गया, लेकिन एक खिलाड़ी तो है ना, एक तजुर्बाकार खिलाड़ी तो है ना। आपने उनको ड्रॉप करके तो उनकी जगह आप नए लड़कों को ले आए हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये सिलेक्शन ही है जो हमें कॉस्ट करती है सीरीज, और मेरे ख्याल से यही होने जा रहा है जनूबी अफ्रीका के साथ। आज मेरे साथ यहाँ पर अबूजर बैठे होते, शो कर रहे होते, तो मैं उनको वाज़ेह तौर पर ये कह देती कि उम्मीद मत लगाइएगा, कुछ अच्छी परफॉर्मेंस या आउटकम नहीं आने वाली। लेकिन फिर वो कहते हैं कि मैं तो एक क्रिकेट फैन हूँ और मैं उम्मीद लगाऊंगा। जी, जनूबी अफ्रीका का दौरा जो है वो एक बड़ा चैलेंज है। इससे पहले अगर आप देखें ना तो हम जनूबी अफ्रीका से 15 टेस्ट हारे हैं और 4 जीते हुए हैं, 7 ड्रॉ हुए हैं। उसका प्रेशर अलग है। चले जी हाशमी साहब, आपकी इस बात पे ना मैं आपका शुक्रिया भी अदा करती हूँ, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। और इस बात पे मैं और जोर देते हुए कहती हूँ कि मत उम्मीद लगाइएगा, खास तौर पर टेस्ट जो शुरू होने जा रहा है 26 जनवरी से। जनूबी अफ्रीका की टीम और पाकिस्तान की टीम की सिचुएशन क्या हमने आपको क्लियर कर दी, और हाशमी साहब अपना तज्जिया भी दे रहे थे कि कुछ अच्छी टीम सिलेक्शन नहीं हुई है तो आउटकम कुछ अच्छा नहीं होने जा रहा। जबकि साउथ अफ्रीका जो है उनकी टीम एक अच्छी फॉर्म में है जो इस वक्त खेलने आई है। तो लेट्स सी होता क्या है। फिलहाल हमें चलना है एक ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अभी मैं बड़ी इंटरेस्टिंग ये खबर पढ़ रही थी और मैंने सोचा पूरी टीम के साथ फ़ौरन से कि हम आपको भी खबर सुनाएं। और ख़बर ये है जी कि चांद की रोशनी जज्ब करके चमकने वाली रेगिस्तानी छिपकली दरियाफ्त हो गई है। जी हाँ, एक ऐसी छिपकली जिसके नियॉन कलर्स अंधेरे में शाइन करते हैं सिर्फ जब उसके ऊपर मूनलाइट पड़ती है। जर्मन साइंसदानों ने यह दरियाफ्त किया कि अफ्रीकी रेगिस्तान में ये छिपकली पाई जाती है और ये रात के वक्त जो है नियॉन, जैसे अभी आप देख सकते हैं कि ये कोई एनिमेटेड नहीं है, ये कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, बल्कि नेचुरली जो है वो शाइन और ग्लो करती है और इसकी पूरी जो बॉडी और स्किन टाइप है वो रोशनी को जज्ब करती है और फिर नियॉन ग्रीन कलर जो है वो रोशनी खारिज करती है। और ये साइंसदान ने उसको हाथ में भी पकड़ा हुआ है। रात की नींद तारीखी में इसे आसानी से देखा जा सकता है। वैसे अच्छा है अगर ये ग्लो करना शुरू कर दें, शाइन करना शुरू कर दे, तो अंधेरे में ऐसा नहीं होगा कि आप छिपकली के पास चले जाएंगे, आपको पता होगा कि ये छिपकली है और आप वहाँ से दूर भागेंगे। और इसमें डिफरेंट तरह के कलर्स जो हैं वो भी नज़र आते हैं और फ्लोरेसेंस, जैसे मैंने कहा कि नियॉन कलर्स हैं तो वो ब्राइटली नज़र आते हैं और फिर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पर ये छिपकली है। अब जुगनुओं के अलावा हमें पता है कि जो जुगनू है वो रात की रोशनी में शाइन करते हैं, उनके अलावा ये छिपकलियाँ अब इस फहरिस्त में शामिल हो गई हैं जिसमें जेलीफिश भी है, जिसमें कुछ इकसाम के बिच्छू हैं और मेंढक हैं। जो ये पूरी फैमिलीज तो रेप्टाइल्स की है जो कि रात में ग्लो करती है। और फिर अब इस तहकीक में ये भी सामने आया है कि जब इसका मुशाहिदा किया गया तो रीढ़ की हड्डी वाले किसी ज़मीनी जानवर में ये पूरा का पूरा मुशाहिदा किया गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ थैलियाँ होती हैं पानी की जो बेसिकली ग्लो करती हैं। इन तमाम जानवरों की खाल या हड्डियों में ऐसे कीमियाई मुरक्कबात मौजूद होते हैं जो कि एक रंग की रोशनी को जज्ब करते हैं और फिर वो ग्लो करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है ये हर किस्म की छिपकली जो है वो ग्लो करे, ऐसा नहीं होता, आप ये मत सोचें। बस एक ख़ास किस्म की छिपकली है जो अफ्रीका के रेगिस्तान में पाई जाती है और अब वो दरियाफ्त हो गई है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। हमारी अगली स्टोरी सिंध हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान सांप और कुत्ते के कांटे की वैक्सीन बनाने वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेबॉर्ट्री ने WHO से अप्रूव शुदा वैक्सीन तैयार कर ली है। एक बहुत बड़ी मैं कहूँगी कि ये अचीवमेंट, उसकी रीज़न ये है कि हमेशा कंप्लेंट्स आती हैं सिंध से और अंदरूनी सिंध से, इवन पंजाब से भी, बहुत सी जगहों पर जहाँ पर सांप ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया। और पिछले दिनों आपको पता है एक बहुत बड़ा इशू बना था जहाँ पर वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी सिंध में। मुख्तलिफ बच्चे जब अस्पताल में रिपोर्ट कर रहे थे सांप के कांटे से या डॉग बाइट से और उनकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी या इंजेक्शंस अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से उन पागल कुत्तों के काटने की वजह से लोग इस दुनिया से भी चले गए। तो ये अच्छी बात है कि अब हम अपने WHO अप्रूव्ड वैक्सीन जो है वो तैयार कर ली है। इंडिया और ईरान समेत दीगर बैरून मुल्क से दरामदशुदा वैक्सीन 40 से 45 हज़ार रुपये में लगती थी, जबकि पाकिस्तानी लेबॉर्ट्री में ये जो वैक्सीन तैयार की गई है इसकी कीमत सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, 500 से 1000 होगी। और आलमी मयार की लेबॉर्ट्री का ये क़याम है जो कि स्क्रीन में किया गया। इस पूरे प्रोजेक्ट को हेड किया है जी नईम कुरैशी साहब ने, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉग एंड स्नेक बाइट वैक्सीन। उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। Salam Simon, thank you for focusing our project.
थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग इन। मेरा नाम सीमल है और हम बात कर रहे हैं डॉग बाइट एंड स्नेक बाइट। ये बढ़ रहा है जी, सिंध में खास तौर पर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है डॉग बाइट के हवाले से। WHO अप्रूव्ड वैक्सीन तैयार कर ली है और आपकी लेबोरेटरी ने ये तैयार किया सर, बड़ा खुशाइंद है। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस। वेलकम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं एक दो चीज़ों की यहाँ पे वजाहत कर दूं क्योंकि ये एज अ साइंटिस्ट मुझे वो चीज़ें थोड़ी सी वाज़ेह कर देनी चाहिए। एक तो ये WHO अप्रूव्ड अभी नहीं है, अभी इसके जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो WHO रजिस्टर्ड क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, वो भी पाकिस्तान में पहली मर्तबा ये चीज़ हमने की है। अच्छा। तो समहाउ ये एक काफी एडवांस वो है, मगर अभी हमें कुछ और लवाजमात करने हैं। जल्द के बाद हम WHO को इनवाइट करेंगे तो एक्रीडेटेड, और वो इंशाल्लाह जल्दी हम कर लेंगे। तो ये जो ट्रायल्स चल रही है ये WHO कंसीडरेशंस में है? जी, आप ये जो ट्रायल चल रहे हैं इसके सर, ट्रायल वो हो गए 2014-2015 में होके ये इंटरनेशनली पब्लिश भी हो गए हैं। ठीक है, ठीक है। तो उस साइड पे हम बिल्कुल सेफ है, तो साइंटिफिकली इट्स एन प्रूवन। मैं दूसरी बात की वजाहत कर दूं, ये वैक्सीन नहीं कहलाती, ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है, मगर आम आवाम क्योंकि नहीं समझेंगे तो हम इसको वैक्सीन के तौर पे ही कहते रहेंगे। ठीक है, ठीक है जी 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 सर। अब बताइएगा जरा इस प्रोडक्ट के हवाले से, वैक्सीन ही कहेंगे आम आदमी को समझाने के लिए कि ये कब तक अवेलेबल होगी और इसको नॉर्मलाइज कब कर दिया जाएगा कि ये इजीली मार्केट में आ जाए? ये अब काफी मराहल से गुजर के मैंने अर्ज किया कि इसका लास्ट मरहला होता है जो ये आप क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, जैसे आप कोविड वैक्सीन का भी दे रखे हैं, उसके बाद ये यूज में होती है। जी जी जी, डॉक्टर नईम से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ और थोड़ा उसको सिग्नल्स का इशू आ रहा है जिसकी वजह से हम इनको क्लियर करेंगे। और उन्होंने वाज़े तौर पर ये कहा कि इसके ट्रायल्स कंप्लीट हो गए हैं, वो चाहे स्नेक बाइट के हों या डॉग बाइट के हों, और बहुत जल्द ये WHO को प्रेजेंट की जाएगी और उसके बाद ये अप्रूव होगी। ये अप्रूव्ड अभी नहीं है, लेकिन अगर ये अप्रूव हो जाती है और इसके बेहतर रिजल्ट्स जो हैं वो WHO एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर सबसे खुशाइन चीज़ ये होगी कि ये बहुत ईजीली अवेलेबल होगी और ये सस्ती अवेलेबल होगी। और इसमें जो पूरा एक जिसका जो प्रोडक्शन लेवल है, अभी तक पूरे कंट्री में किसी भी लेबोरेटरी में इस प्रोडक्शन लेवल पर ये ना वैक्सीन बनाई जा रही है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में बहुत से केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं जो ख़तरनाक सांप जो मौजूद भी हैं हमारे यहाँ इस खत्ते में, उनके कांटे के खिलाफ भी ये दवाई जो है वो इस्तेमाल हो सकती है। और सिर्फ 2 ममालिक के पास है जिनमें से एक पाकिस्तान है जहाँ पर ये टेक्नोलॉजी इस वक्त मौजूद है। और मुख्तलिफ वैक्सीन जो है मुस्तकबिल में कहा जा रहा है कि इस लेबॉर्ट्री में इनके प्रोजेक्ट में शामिल है जिन पर ये काम करेंगे। हम दोबारा राब्ता करेंगे डॉक्टर नईम कुरैशी से जो कि इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ और मुख्तलिफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। डॉक्टर साहब, आप तक आवाज़ आ रही है? जी 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 डॉक्टर साहब कंटिन्यू कीजिएगा। आप बात कर रहे थे इस दवाई के हवाले से कि ये कब तक इजीली अवेलेबल हो जाएगी, मार्केट में आ जाएगी अप्रूव्ड होने के बाद? जैसे मैंने अर्ज किया कि क्लिनिकल ट्रायल के बाद अब हमें इसकी एक तो ड्रैप से अप्रूवल करवानी है, उसके प्रोसेस में हम हैं, और उसके बाद ये इंशाअल्लाह ताला इसी साल के एंड तक या ज्यादा से ज्यादा अगले साल की शुरुआत तक हम ये सांप की जो है वैक्सीन कह रहे हैं वो इंशाल्लाह हम मार्केट में भी ले आएंगे और गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स है उनको सप्लाई शुरू कर देंगे। सर, कितना टाइम लगा इस पूरी दवा को तैयार करने में और इसके जो केमिकल्स हैं, क्योंकि ये सिर्फ ये टेक्नोलॉजी कहा जाता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक के पास है जिसमें पाकिस्तान ने और आपकी लेबोरेटरी ने इसको तैयार किया है। जी हाँ, ये कैप्राइलिक एसिड फ्रैक्शनेशन कहलाती है जो समहाउ काफी एडवांस है। इससे अंदाजा लगा लें कि जहाँ पे हम इंडिया के 22 से 25 वाइल यूज करते हैं एक पेशेंट को ट्रीट करने में, वहां पे सिर्फ हमारा 1 वाइल यूज होता है। अच्छा, तो उससे काफी कॉस्ट भी बच जाती है और पेशेंट को भी। दूसरी बात ये है कि ये काफी मैंने अर्ज किया कि एक बेहतर टेक्नोलॉजी, मगर अब ये है कि इसमें टाइम इसलिए ज्यादा लग रहा है कि
गवर्नमेंट के कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जी, जी। फंडिंग के, इसमें उसमें जब थोड़े डिलेज होते हैं तो चीजें उस तरह हो नहीं पाती। बेसिकली इस पे काम शुरू हुआ 2012 में और 2013 के दरमियान तक हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर चुके थे। ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है क्योंकि पाकिस्तान जैसी कंट्री को, डेवलपिंग कंट्री को ये टेक्नोलॉजी देने के लिए कोई तैयार नहीं होते। जो एडवांस कंट्रीज होती है उनकी ट्रेड मोनोपोली होती है, ऑब्वियसली दे डोंट वांट टू शेयर इट। तो हमें डीकोड करनी पड़ती है, मुख्तलिफ जराए से लेके फिर हम उसको इंटीग्रेट करते हैं और सक्सेसफुली हम ये करके 2014 में हमने WHO का अप्रोच किया अपने क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्रेशन के लिए और 2015 तक हम अपने ट्रायल पूरे करके उसको इंटरनेशनली पब्लिश भी कर गए। ठीक है। अब सिर्फ ये है कि हमें कुछ वसाइल चाहिए कि हम मैस स्केल या कमर्शियल स्केल की प्रोडक्शन जो है वो ले आए और उसको ड्राइव से अप्रूव करवाएं। तो इंशाल्लाह 1 साल के अंदर हम ये कर लेंगे। इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। वेल, गुड लक। और आपकी लेबोरेटरी मजीद मुख्तलिफ बीमारियों को मद्देनजर रखते हुए भी काम करना चाहती है और वैक्सीन के ऊपर भी काम करना चाहती है, तो गुड लक फॉर दैट एज वेल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस और आई होप कि ये जो मराहिल है जल्द अज जल्द तय हो जाएं और जल्दी ये ना सिर्फ ड्रेप से अप्रूव हो बल्कि WHO से अप्रूव हो और आम आदमी को मिल सके सस्ते दामों। हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे।